बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। बाबर के पिता क्या नाम था? उमर शेख। और इसकी माता का नाम था कुतलिग निगार खान। कुतलिग निगार खान इसकी माता का नाम था और उमर शेख इसके पिता का नाम था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का वंशज था। तैमूर लंग के शासनकर्ता इराक या ईरान के माने जाते हैं भाई। इराक या ईरान के माने जाते हैं। तैमूर लंग या तैमूर लंग नामक राजवंश ने इराक या ईरान क्षेत्र पर शासन किया था और पिता की तरफ से बाबर यहां का वंशज था भाई, तैमूर लंग का वंशज था। अपनी माता कुतलिग निगार खान की तरफ से बाबर चंगेज की वंशज थी। ये इसकी मां कुतलिग निगार खान। और ये जो चंगेज के जो शासक थे या चंगेज के जो साम्राज्य के राजा थे वो दोस्तों चीन पर शासन करते थे भाई। किस पर शासन करते थे? चीन पर शासन करते थे या फिर मध्य एशिया पर शासन करते थे। इस प्रकार बाबर के पिता का नाम उमर शेख और माता का नाम कुतलिग निगार खान था। पिता उमर शेख तैमूर लंग के वंशज थे और माता कुतलिग निगार खान चंगेज की वंशज थी जो चीन का साम्राज्य माना जाता है। अब भारत में बाबर की जो मुगल सत्ता स्थापित हुई वह पानीपत के युद्ध के साथ हुई भाई। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ भाई। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और यह युद्ध वर्तमान समय में भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था भाई। कई बार यह साधारण सवाल भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत का युद्ध का मैदान भारत के कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। पानीपत का युद्ध बाबर का इस टाइम पे विरोधी था। भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक उसका नाम था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का था भाई, इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी की यहां हत्या कर दी जाती है, इसे मार दिया जाता है। और इब्राहिम लोदी की हत्या होने के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासन तो खत्म हो जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो पूछ ले जाए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कौन से युद्ध के बाद में हुई भाई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हुई, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तो जीत हासिल हुई और इब्राहिम लोदी की यहां हत्या कर दी गई। ये जो बाबर था ना दोस्तों, इस बाबर को भारत में आने का जो निमंत्रण है वो एक तो इब्राहिम लोदी का भाई था भाई, महमूद लोदी, उसने दिया था। और एक पंजाब का शासक था भाई जिसका नाम था दौलत खान। दौलत खान और आलम खान, महमूद खान नहीं था दोस्तों, वो आलम खान था जो इब्राहिम लोदी का चाचा बताया जाता है। तो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के शासक दौलत खान, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, क्योंकि वो दोस्तों इस इब्राहिम लोदी को भारत में दिल्ली सल्तनत के पद से हटाना चाहते थे। उनको ये पता नहीं था कि अपन जिस सांप को दूध पिला रहे हैं वो ही अपने को डस जाएगा। यानी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को बुलाया तो था भाड़े पर, किराए पर, लेकिन बाबर खुद यहां आके राजा बन गया भाई। इसने यहां सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई भाई। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। ये जो पानीपत का युद्ध हुआ भारत में बाबर का इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, इससे पहले की बाबर की थोड़ी जानकारियां देख लीजिए। यानी पानीपत के युद्ध से पहले भी बाबर ने यहां अनेक आक्रमण कर दिए थे भाई भारत में। और बाबर का एक बार शासनकाल देख लीजिए। बाबर देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 जगह का शासक बनता है भाई, 3 जगह का राजा बनता है। बाबर सबसे पहले राजा बनता है फरगना का। कहां का बनता है भाई? फरगना का शासक बनता है। और फरगना में ये राजगद्दी पर बैठा था 1494 ईस्वी में। केवल 14 वर्ष की उम्र में राजा बना था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाबर किस वर्ष की अल्प आयु में शासक बना था? 14 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना था बाबर। और बाबर का पहली बार राज्याभिषेक 1494 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना की जो राजधानी थी वह दोस्तों अंदीजान थी भाई। फरगना की राजधानी क्या थी? अंदीजान। और यहां बाबर ने 1594 से 1502 ईस्वी तक शासन किया। पहली बार तो बाबर ने यहां शासन किया।
बाबर का जो दूसरा शासनकाल प्रारंभ होता है वह काबुल में प्रारंभ होता है भाई। कहां प्रारंभ होता है? काबुल में। काबुल वर्तमान समय में अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल पर बाबर ने 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। यानी बाबर का जो दूसरा कार्यकाल था वो यहां पूरा हुआ 1505 से 1526 ईस्वी तक। पूछा जाए कि काबुल में बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1505 ईस्वी में। और 1526 में हुए पानीपत युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का संस्थापक बना बाबर, और बाबर ने भारत में 4 साल तक शासन किया 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबर ने भारत में शासन कब से कब तक किया? 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। बाबर के प्रारंभिक अभियान देखिए भाई। पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर ने कौन कौन से आक्रमण किए थे? यहां बाबर ने सबसे पहले 1519 में आक्रमण किया था भाई बाजोर एवं बेहरा का युद्ध। बाजोर एवं बेहरा का युद्ध किया था बाबर ने सबसे पहले 1519 में। यह बाबर का प्रथम आक्रमण माना जाता है भारत में। यानी बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था 1519 ईस्वी में, जो बाजोर एवं बेहरा का आक्रमण माना जाता है। यहां बाबर ने हिंदू बेग नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था भाई। बाजोर एवं बेहरा में किसको नियुक्त किया था? हिंदू बेग नामक व्यक्ति को। और ऐसा बताया जाता है कि बाबर ने सबसे पहले पानीपत के युद्ध से पहले भी बाबर ने सबसे पहले तोपों का, बंदूकों का और बारूद का यह प्रयोग कहां किया था भाई? बाजोर एवं बेहरा के युद्ध में। पूछ ले जाए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना करने से पहले बाबर ने सबसे पहले तोपों और बंदूकों का प्रयोग कहां किया था भाई? बाजोर एवं बेहरा के युद्ध में। कब? 1519 ईस्वी में। इसके बाद में बाबर ने पानीपत के युद्ध में भी इनका प्रयोग किया, और उसके बाद में आगे चलकर खानवा के युद्ध में भी इन तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए या दूसरा आक्रमण देखिए। बाबर ने 1519 ईस्वी में ही यूसुफजाई जाति पर आक्रमण किया भाई। और ये जो यूसुफजाई जाति थी ये दोस्तों पेशावर में रहने वाली थी। पेशावर यानी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में थी। लेकिन बाबर का यह आक्रमण असफल बताया जाता है। यहां बाबर को सफलता नहीं मिली। तो बाबर का भारत में दूसरा आक्रमण था यूसुफजाई जाति पर, जो 1519 ईस्वी में किया गया और असफल हुआ। बाबर ने तीसरा आक्रमण भाई पुनः किया 1520 ईस्वी में बाजोर एवं बेहरा पर ही। बाबर का बाजोर एवं बेहरा पर पहला आक्रमण तो कब हुआ था? 1519 ईस्वी में, जिसके अनुसार उसने हिंदू बेग नामक व्यक्ति को तो नियुक्त किया और सबसे पहले तोपों, बारूद और बंदूकों का प्रयोग किया। बाजोर एवं बेहरा पर बाबर का दूसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ। और बाबर का जो भारत में जो चौथा आक्रमण हुआ था यह पंजाब पर हुआ था भाई। इस समय पंजाब का शासक था दौलत खान। इस समय पंजाब का शासक कौन था भाई? दौलत खान। और ये जो दौलत खान था ना, इसी ने इस इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और अपने बेटे दिलावर खान इन दोनों को भेजा था बाबर के पास में कि आप भारत आओ एक सेना लेकर और अपन मिलकर इब्राहिम लोदी को हराएंगे। बाद में बाबर आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध भी करता है, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित भी कर देता है। यहां दौलत खान, आलम खान और दिलावर खान को ऐसे लगता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो सत्ता से हटा ही दिया, रास्ते से हटा ही दिया, और अब ये तो वापस चला जाएगा काबुल, और अब हम यहां शासन करेंगे, दिल्ली पर शासन करेंगे। लेकिन इनके जो ख्वाब थे वो पूरे हुए नहीं। बाबर वापस गया नहीं। बाबर का यही बैठने का मन कर लिया, मतलब भारत के अंदर ही शासन करने का मन कर लिया। और भारत में इसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना कर दी और अपने जीतते रहते तक ये यहां तक राजा बना। अब बाबर के आगे के आक्रमण देखिए दोस्तों कि ये जो आक्रमण हुए इनके बाद में पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत की लड़ाई के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब नेक्स्ट आक्रमण देखिए। बाबर का जो अगला आक्रमण था वह बयाना का युद्ध था भाई। वह कौन सा युद्ध था? बयाना का युद्ध। बयाना वर्तमान समय में भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में पड़ता है भाई। बयाना युद्ध का मैदान कहां पर है? भरतपुर में। और ये जो बयाना युद्ध का मैदान है यह हुआ था 1527 ईस्वी में, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। और ये जो बयाना का युद्ध हुआ था यह हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा और भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच में। मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ बयाना का युद्ध भरतपुर में 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा सांगा जीत जाते हैं और बाबर को हार का सामना करना पड़ता है।
इसी के दोस्तों कुछ समय पश्चात बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के साथ एक और युद्ध हुआ, उसका नाम था खानवा का युद्ध। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, पहली बात तो ये युद्ध का मैदान कहां पड़ता है, यह भरतपुर में ही पड़ता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन में कई बार ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और भरतपुर न देकर उसमें रूपवास आपको ऑप्शन में मिलता है। भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में पड़ता है यह खानवा का मैदान। और ये जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 17 मार्च, इसकी तारीख ध्यान रखनी है भाई आपको। पानीपत के युद्ध की 21 अप्रैल 1526 और खानवा के युद्ध की 17 मार्च 1527 ईस्वी। ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर इनकी डेट ही डाल दी जाती है। जैसे हल्दीघाटी के युद्ध की डेट पूछ ली जाती है, खानवा के युद्ध की डेट पूछी जाती है, पानीपत के युद्ध की डेट पूछी जाती है, तो आप इनकी तारीख भी याद रखोगे। खानवा का युद्ध भरतपुर की रूपवास तहसील में हुआ था और यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था भाई। यह युद्ध भी मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच में ही हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच में ही हुआ था। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में बाबर जीत जाता है भाई। खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है और महाराणा सांगा की यहां पराजय होती है। दोस्तों ये जो युद्ध का मैदान था, इस युद्ध के मैदान में महाराणा सांगा की तरफ से कई मुस्लिम सैनिक भी लड़े थे भाई, या मुस्लिम सेनापतियों ने भी युद्ध किया था। जैसे एक तो था इसमें महमूद लोधी, एक मुस्लिम सेनापति तो कौन था भाई, महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था। और जो दूसरा मुस्लिम सेनापति था उसका नाम था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। ये राजस्थान में मेवात प्रदेश का था भाई हसन खां मेवाती, या मेवात रियासत का था। मेवात रियासत में अलवर का क्षेत्र आता भाई, अलवर और आंशिक रूप से भरतपुर का। यह मेव जाति का क्षेत्र था। मेव जाति तो जानते हो कि कौन से लोगों को मेव कहते हैं, ऐसे हिंदू लोग जिनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया गया था, उस जाति के लोगों को मेव मुसलमान कहा जाता है। तो मेवात क्षेत्र के हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी, इन दोनों मुसलमान सेनापतियों ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। इसके अलावा महाराणा सांगा ने यहां पाती परवन की परंपरा भी निभाई थी भाई। पाती पेरवन, पाती पेरवन क्या होता है भाई, पाती पेरवन का मतलब होता है निमंत्रण पत्र भेजना। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के लिए या बाबर को भारत से बाहर वापस निकालने के लिए राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे थे भाई, जिसे इतिहास में पाती पेरवन कहा गया। और महाराणा सांगा ये जो पाती पेरवन की निमंत्रण पत्र की ये जो योजना चलाई थी इन्होंने, इसमें ये सफल भी हुई। महाराणा सांगा के अनुसार कई राजा आए थे भाई इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने के लिए। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, एक तो आए थे भाई कल्याण बल। ये कल्याण बल बीकानेर से आए थे। कौन सी रियासत से आए थे सेना लेकर? बीकानेर से। इस समय बीकानेर के राजा थे राव जेत सिंह। तो राव जेत सिंह ने अपने बेटे कल्याणमल को एक विशाल सेना देकर खानवा के युद्ध में भेजा, सांगा की मदद करने के लिए और बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए। इसी प्रकार दोस्तों मारवाड़ से सेना लेकर आए थे मालदेव, राव मालदेव राठौड़। ये मारवाड़ से सेना लेकर आए थे। ये राजा तो नहीं थे राव मालदेव, इस समय इनके पिता राव गंगा मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा थे। और ऐसा बताया जाता है कि राव गंगा और महाराणा सांगा के मित्रवत संबंध थे। तो अपने मित्र की मदद करने के लिए राव गंगा ने अपने बेटे राव मालदेव के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ। इसके अलावा आया था भाई एक मेदिनी राय। एक कौन आया था भाई? मेदिनी राय। मेदिनी राय चंदेरी का राजा था भाई। मेदिनी राय कहां का राजा था? चंदेरी का राजा था। चंदेरी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये मेदिनी राय भी महाराणा सांगा का मित्र था। तो महाराणा सांगा के पाती पेरवन की परंपरा के अनुसार खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए ये भी आ जाता है। एक आता है दोस्तों
झाला अज्जा। झाला अज्जा, ये जो झाला अज्जा था ये कठियावाड़ का था भाई। कहां का था? कठियावाड़ का। और एक अजमेर से आता है दोस्तों, उसका नाम था अशोक परमार। अजमेर से कौन आया था भाई? अशोक परमार। ये भी महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए आया था खानवा के युद्ध के मैदान में। और एक दोस्तों महाराणा सांगा के खुद बेटे थे भाई, जिनका नाम था भोजराज। क्या नाम था दोस्तों? भोजराज। भोजराज का इतिहास में दोस्तों कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान के इतिहास में कि भोजराज कौन थे। ये महाराणा सांगा के बड़े बेटे थे भोजराज, और मीराबाई के पति थे। मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, उस मीराबाई के पति थे भाई भोजराज। ठीक है। और भोजराज खानवा के युद्ध में अपने पिता की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार महाराणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ने के लिए राजस्थान के ज्यादातर राजपूत राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया, और इन्होंने पाती पैरवन या निमंत्रण पत्र की परंपरा निभाई, जो सफल भी हुई। इसके अनुसार दो तो मुस्लिम सेनापतियों ने महाराणा सांगा का साथ दिया था। एक तो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने, और एक हसन खां मेवाती ने, जो मेवात का शासक था। बीकानेर से कल्याणमल सेना लेकर आया था, जो राव जेतसी का बेटा था। मारवाड़ से मालदेव सेना लेकर आया था, जो राव गांगा का बेटा था। चंदेनेरी से मेदिनी राय आया था। कठियावाड़ से झाला अज्जा आया था। एक अजमेर से अशोक परमार आया था, और एक महाराणा सांगा का बड़ा बेटा भोजराज इस युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ा था, जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस युद्ध में बाबर जीत तो गया, लेकिन सांगा की पराजय हुई। तो सांगा की पराजय के बारे में दोस्तों यहां आपसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। महाराणा सांगा के बारे में दोस्तों 3 स्थानों का आपको ध्यान रखना है। कौन से 3 स्थान वो मैं बता देता हूं। एक तो है बसवा। एक स्थान से कौन सा है? बसवा, जो दौसा में है। क्यों ध्यान रखोगे इन स्थानों का? क्योंकि यहां से दोस्तों अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो महाराणा सांगा है बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए हैं, तो उस टाइम पे वो दोस्तों घायल हो जाते हैं। तो घायल सांगा को तो युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर महाराणा सांगा के स्थान पर ये जो कठियावाड़ के थे ना दोस्तों सेनापति झाला अज्जा, ये मेवाड़ का छत्र चंवर धारण करते हैं, और महाराणा सांगा की जगह मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। तो युद्ध लड़ते लड़ते दोस्तों ये जो झाला अज्जा ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां से सवाल ये जरूर पूछा जाता है कि जब महाराणा सांगा युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं, तो उनके स्थान पर मेवाड़ का छत्र चंवर धारण करके मुगलों से युद्ध कौन लड़ता है भाई? झाला अज्जा लड़ता है। ऐसा मेवाड़ के इतिहास में 2 बार किया जा चुका है। एक बार तो तब जब महाराणा सांगा की जगह झाला अज्जा को छत्र चंवर धारण करना पड़ा, यानी इस युद्ध में 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में। और एक बार दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में भी ऐसा हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो जाता है, तो उस टाइम पे दोस्तों महाराणा प्रताप को भी युद्ध से बाहर जाना पड़ता है। तो महाराणा प्रताप की जगह भी मेवाड़ का छत्र चंवर धारण करके झाला बीदा यानी मान सिंह मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ता है, या मुगलों की सेना के साथ युद्ध करता है। तो उस समय दोस्तों वो तो थे झाला बीदा मान सिंह, जो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं छत्र चंवर धारण करके, और ये थे दोस्तों झाला अज्जा, जो महाराणा सांगा की जगह छत्र चंवर धारण करके मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। तो दोनों के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। यहां दोस्तों जब महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं, तो घायल सांगा को बसवा ले जाया जाता है भाई। बसवा वर्तमान समय में राजस्थान के दौसा जिले में है, और यहां घायल सांगा का इलाज किया जाता है। बसवा के बाद में दोस्तों घायल सांगा को लेके जाता है दोस्तों इरीच स्थान पर। कौन सी स्थान पर? इरीच स्थान पर। और ये इरीच स्थान वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है भाई। इस इरीच स्थान पे क्या किया गया था भाई? इरीच स्थान पर जब महाराणा सांगा नहीं माने कि मैं तो युद्ध करूंगा, किसके साथ भाई? बाबर के साथ। बाबर को मैं पराजित करना चाहता हूं, या बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहता हूं। उस समय दोस्तों जो महाराणा सांगा थी, इसके जो सैनिक थे, सामंत थे, या जो सरदार थे, उनका मनोबल टूट चुका था भाई, कि हमें बाबर की इस विशाल सेना को इस प्रकार के अपने हथियारों से पराजित नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों बाबर के पास में तो पतली तलवारें थी, वो घोड़ों पर युद्ध कर रहे थे, जबकि मेवाड़वासी भारी तलवारों से हाथियों पर युद्ध कर रहे थे।
बाबर की सेना के पास में तो दोस्तों तोपें थी, बंदूकें थी, उसने बारूद का प्रयोग किया था, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जिसके सामने मेवाड़ की सेना के शासक टिक नहीं पाए भाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार महाराणा सांगा के जो सरदार थे, सैनिक थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे आगे। लेकिन जब ये महाराणा सांगा नहीं माने तो मध्य प्रदेश के इस इरीज स्थान पर महाराणा सांगा को साथी सरदारों ने जहर दे दिया। जहर दे देने के कारण आगे एक और स्थान का आपको ध्यान रखना है, कालपी स्थान का। यह कालपी स्थान वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ही है। इस कालपी स्थान पर महाराणा सांगा का देहांत हो जाता है भाई। सवाल पूछा जाता है कि महाराणा सांगा का देहांत कौन से स्थान पर हुआ था? कालपी, मध्य प्रदेश में। साथियों ने जहर कहां दिया था? इरीच, मध्य प्रदेश में। घायल सांगा का इलाज किसने कहां किया गया था? बसवा दौसा में। सांगा के घायल हो जाने पर उसकी जगह युद्ध किसने किया था? झाला अज्जा ने, जो कठियावाड़ का सेनापति था या कठियावाड़ का शासक था। एक स्थान और ध्यान रखना दोस्तों आपको, मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है भाई। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। अतः महाराणा सांगा का जो समाधि स्थल है, जो स्मारक है, वह भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। वो भी कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ये कहानी तो थी महाराणा सांगा की इस खानवा के युद्ध को लेकर कि इनके बारे में ये इतने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों कि इस युद्ध में बाबर क्यों जीत गया भाई। ऐसे क्या विशिष्ट कारण थे जिसके कारण बाबर को इस युद्ध में जीत मिली? बाबर को दोस्तों जीत मिलने के कई कारण थे। जैसे पहला कारण तो था तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा युद्ध पद्धति यह बाबर की एक युद्ध करने की योजना होती थी भाई, एक प्लानिंग होती थी जिसे तुलगमा युद्ध पद्धति कहा गया। बाबर ने सबसे पहले तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया था भाई। कहां किया था? पानीपत के युद्ध में। और जब खानवा के युद्ध में भी इसने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, वो बाबर की ये जो तुलगमा युद्ध पद्धति है यह सफल हुई और इसी युद्ध पद्धति के कारण महाराणा सांगा को बाबर की सेना मात दे सकी भाई, या हरा सकी। तुलगमा युद्ध पद्धति में होता क्या है दोस्तों कि इसमें इस प्रकार से युद्ध किया जाता है, जैसे छोटा सा बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये इधर महाराणा सांगा की सेना है और इधर बाबर की सेना है। तो बाबर आगे कुछ सैनिकों को रखता था और खुद पीछे होता था और अपने पास में कुछ सैनिकों की रिजर्व टुकड़ियां रखता था। जब ये सेनाएं आपस में टकराने लग जाती थी या आपस में युद्ध करने लग जाती थी, तो ये जो बाबर क्या करता था, इन सैनिकों को इधर पीछे से भेज देता था कि इनको घेर सके, महाराणा सांगा की सेना को या शत्रु की सेना को आसानी से घेर सके। तो ये चारों तरफ से घेराव करके ये शत्रु सेना को अपने अधीन कर लेते थे या अपना जो युद्ध था वो अपने जीत के पक्ष में कर लेता था बाबर, और इसी युद्ध पद्धति को तुलगमा युद्ध पद्धति कहा गया। तो तुलगमा युद्ध पद्धति भी बाबर को खानवा का युद्ध जिताने में मदद करती है। इसके अलावा बाबर खानवा के युद्ध में जीत गया, इसका कारण था दोस्तों तमगा कर। तमगा कर की समाप्ति। बाबर ने युद्ध के मैदान में ही घोषणा कर दी थी कि मैं तमगा कर नहीं लूंगा, यह तमगा कर को समाप्त कर दूंगा। तमगा कर एक व्यापारिक कर होता था जो बाबर अपने मुसलमानों से लेता था। तो बाबर ने कह दिया था भाई मैं आपसे किसी प्रकार का कोई व्यापारिक कर नहीं लूंगा या तमगा कर नहीं लूंगा। तो इसके कारण भी सैनिकों में विशेष जोश आया और उन्होंने खानवा के युद्ध में जीत दिलाई, महाराणा इसको बाबर को जीत दिलाई। तीसरा जो मुख्य कारण था वो था दोस्तों कि बाबर ने यहां तोपखाने का प्रयोग किया भाई। किसका प्रयोग किया? तोपखाने का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया और दोस्तों इसने गोला बारूद का प्रयोग किया। जबकि मेवाड़ के शासकों के पास में या फिर जो मेवाड़ की सेना थी उसके पास में किसी प्रकार का कोई तोपखाना नहीं था। तो बाबर के तोपखाने के सामने मेवाड़ की सेना टिक नहीं पाई और बाबर को इस युद्ध में जीत मिली। चौथा जो सबसे बड़ा कारण था वो था दोस्तों बाबर ने ये जो युद्ध था इस युद्ध को दोस्तों जिहाद का नाम दिया भाई, या बाबर ने युद्ध जीतने के बाद जिहाद की घोषणा की। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों धर्म युद्ध या धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। इसका मतलब होता है दोस्तों इस्लाम की जीत होना या धर्म की जीत होना। तो धर्म के नाम पर भी बाबर ने कहा कि यदि आप इस्लाम है, आप इस्लाम धर्म को मानते हैं या आप अपने धर्म को जिताना चाहते हैं तो आपको इस युद्ध में जीतना होगा।
तो जिहाद की घोषणा करने के कारण या जिहाद का नारा देने के कारण भी बाबर के सैनिकों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया। जो पांचवा बड़ा कारण माना जाता है वो यह है कि युद्ध जीत जाने के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। भाई किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। गाजी का मतलब क्या होता है? धर्म योद्धा या फिर काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला। तो इस प्रकार दोस्तों बाबर को इस खानवा के युद्ध में विजय मिली या जीत हासिल हुई और महाराणा सांगा को यहां पराजय का सामना करना पड़ा। तो बाबर ने दोस्तों पानीपत का युद्ध लड़ा, बयाना का युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया। इसके बाद में दोस्तों बाबर एक और बड़ा युद्ध करता है जिसका नाम था भाई चंदेरी का युद्ध। जिसका क्या नाम था? चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ता है। भाई चंदेरी कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और चंदेरी का युद्ध किया था इसने 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब किया था भाई? 1528 ईस्वी में। अब आपको पता है कि जो मेदिनी राय था ना, ये मेदिनी राय ये खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देता है। तो इस बात को बुरा मान जाता है कौन भाई? बाबर। तो बाबर यह बदला लेने के लिए फिर चंदेरी पर आक्रमण करता है और चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को पराजित करता है। बाबर का जो अगला आक्रमण था वह घाघरा का युद्ध था। भाई कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। और इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में यहां घाघरा के युद्ध में घाघरा का जो शासक था वह नुसरत खान था। भाई कौन था? नुसरत खान। यानी कि बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में नुसरत खान को पराजित किया और उसे सशर्त माफ किया गया। यानी घाघरा जो क्षेत्र हुआ करता था उसका आधा राज्य तो नुसरत खान को दिया गया और आधा राज्य दामाद जया मिर्जा को दिया गया। और इसके बाद दोस्तों बाबर की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यानी कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछ ले जाए कि बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको भारत में मुगल काल के यानी भारत में मुगल वंश में 2 बार शासन करने वाला एकमात्र राजा हुमायूं था। भाई कौन था वो? हुमायूं। हुमायूं ने भारत में 2 बार शासन किया भाई। एक तो 1530 से 1540 ईस्वी में। पहली बार जब हुमायूं शासक बना तो 1530 ईस्वी में बना था। भाई आपको पता ही है कि हुमायूं के पिता बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद में बाबर का उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य में हुमायूं बना। हुमायूं ने पहला शासन 1540 ईस्वी तक किया। भाई 10 साल का शासन संभाला इसने। इसका विरोधियों से सामना हुआ और एक बार हुमायूं को भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता छोड़नी पड़ी और इसके स्थान पर शेरशाह सूरी शासन करते हैं। लेकिन बाद में आगे चलकर जैसे ही हुमायूं को मौका मिल जाता है हुमायूं वापस राजगद्दी संभाल लेता है या मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन जाता है। हुमायूं दूसरी बार 1555 ईस्वी में मुगल शासक बनता है और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये जो दूसरा कालक्रम था, शासन काल था, यह केवल 6 महीने का शासन था। भाई क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि हुमायूं ने जब 6 माह तक भारत में मुगल सम्राट के रूप में शासन किया या मुगल बादशाह के रूप में शासन किया तो वो कार्यकाल कब से कब तक था? दूसरा कार्यकाल था वह है 1555 से 1556 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और इसका पहला कार्यकाल था 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। इस प्रकार भारत में 2 बार मुगल बादशाह बनने वाला एकमात्र शासक हुमायूं था जो भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। अब दोस्तों हुमायूं के भारत में बादशाह बनने से पहले एक षड्यंत्र रचा गया था। भाई उसका नाम था मीर खलीफा षड्यंत्र। क्या था ये मीर खलीफा षड्यंत्र और हमें इस मीर खलीफा षड्यंत्र की जानकारी कहां से मिलती है? मीर खलीफा षड्यंत्र की जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है उसका नाम है तारीख-ए-अकबरी। अर्थात तारीख-ए-अकबरी नामक पुस्तक में मीर खलीफा षड्यंत्र का उल्लेख किया गया है और यह पुस्तक निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। भाई किसके द्वारा लिखी गई है? निजामुद्दीन के द्वारा। तो यहां 2 बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं के राजवंश में
मीर खलीफा षड्यंत्र की जानकारी हमें कौन से पुस्तक से मिलती है? तारीख ए अकबरी पुस्तक से। दूसरी बात, तारीख ए अकबरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई। इस षड्यंत्र के अनुसार हुमायूं के स्थान पर किसको राजा बनाना तय हुआ था भाई? मेहंदी ख्वाजा नामक व्यक्ति को। किसको भाई? मेहंदी ख्वाजा नामक व्यक्ति को हुमायूं के स्थान पर मुगल शासक बनाने का तय किया गया या निश्चय किया गया। आगे चलकर हुमायूं दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी बन जाते हैं, यानी हुमायूं को ही राजा चुन लिया जाता है। तो हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक भी था जिसने अपने पिता की वसीयत का जो बंटवारा था वो अपने भाइयों में नैतिक रूप से किया था भाई। कहने का मतलब यह है कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तब बाबर के ये जो 4 बेटे थे, पता है कौन थे बाबर के 4 बेटे? ये थे दोस्तों, एक तो हुमायूं, एक था कामरान, एक अस्करी और एक हिंदाल। ये 4 तो थे सगे भाई। और एक ही जो मिर्जा सुलेमान था ना, ये मिर्जा सुलेमान, यह हुमायूं का चचेरा भाई था। तो बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद में जब हुमायूं शासक बना या हुमायूं भारत में मुगल बादशाह बना, तो हुमायूं ने बाबर के जो पूरा साम्राज्य था उस पूरे साम्राज्य पर अकेले ने अधिकार करने के बारे में नहीं सोचा भाई। इसने ये ख्याल नहीं आया इसके दिमाग में कि पूरे साम्राज्य को मैं अकेला ही हड़प लूं। यहां हुमायूं ने दोस्तों अपनी उदार नीति दिखाई है भाई, या अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। इसने अपने सभी भाइयों में बाबर का जो साम्राज्य था उसका ठीक तरीके से विभाजन किया। हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा इस प्रकार किया भाई। हुमायूं खुद तो बाबर की स्थान पर या बाबर की जगह भारत में मुगल बादशाह बन गया, और जो इसका भाई था कामरान, इस कामरान को काबुल और कांधार दे दिया भाई। काबुल और कांधार। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कहां का शासक बनाया? इसे काबुल अथवा कांधार का शासक बनाया। या जो 2 क्षेत्र थे, ये एक तो काबुल और एक कांधार, ये दोनों क्षेत्र इसने कामरान को दिए। ये जो अस्करी था इसका दूसरा भाई, इसको संभल दिया गया भाई। अस्करी को कहां का राजा बनाया इसने? संभल का राजा बनाया। और जो हिंदाल था, इसका भाई जो हिंदाल था, इसको मेवात का राजा बनाया भाई। हिंदाल को तो मेवात का राजा बनाया, अस्करी को संभल का राजा बनाया, और कामरान को काबुल और कांधार का राजा बनाया। और स्वयं हुमायूं भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। ठीक है दोस्तों, ये जो मिर्जा सुलेमान था यह हुमायूं का सगा भाई नहीं था भाई, यह हुमायूं का चचेरा भाई था। तो हुमायूं ने अपने चचेरे भाई को भी अपने पिता की जायदाद में से हिस्सेदारी दी थी भाई, वसीयत में से हिस्सेदारी दी थी। और मिर्जा सुलेमान को बदख्शा का शासक बनाया था भाई। कहां का शासक बनाया था भाई? मिर्जा सुलेमान को इसे बदख्शा का शासक बनाया था। एक बार दोबारा देख लीजिए। बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत को अपने भाइयों में बराबर बांटा था भाई। भाई कामरान को तो काबुल और कांधार दिया, भाई अस्करी को संभल की जायदाद दी, हिंदाल को मेवात का राजा बनाया, और चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शा का राजा बनाया, और खुद हुमायूं भारत में बाबर का उत्तराधिकारी बना। अब देखिए दोस्तों, हुमायूं के शासनकाल की प्रमुख लड़ाइयां प्रारंभ होती है। हुमायूं का जीवन काल युद्धों से भरा हुआ था। हुमायूं ने अनेक लड़ाइयां लड़ी थी बाबर की तरह। तो देखिए कौन कौन सी लड़ाइयों का सामना हुमायूं को करना पड़ा भाई। हुमायूं के जीवन काल का पहला जो प्रमुख युद्ध था वह था दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई? दोहरिया का युद्ध। दोस्तों ये दोराई का युद्ध नहीं है। दोराई का युद्ध तो औरंगजेब करता है भाई। दोराई का युद्ध तो कौन लड़ता है? औरंगजेब। ये दोहरिया का युद्ध है। तो दोहरिया का युद्ध कब हुआ था भाई? 1532 ईस्वी में। हुमायूं के बादशाह बनने के 2 साल बाद में दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ भाई। महमूद लोदी को तो जानते हो आप, ये इब्राहिम लोदी का भाई था भाई महमूद लोदी। और खानवा के युद्ध में ये बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा के साथ लड़ा था भाई, यानी महाराणा सांगा की तरफ था ये और बाबर के खिलाफ लड़ा था ये खानवा के युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी यानी इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं जीत जाता है भाई।
इस युद्ध में जीत किसकी होती है? हुमायूं की। इसके कुछ दिनों पश्चात हुमायूं को एक और युद्ध का सामना करना पड़ता है भाई, और उस युद्ध का नाम है मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध हुआ था अप्रैल 1532 ईस्वी में, यानी 1532 ईस्वी में ही हुमायूं को दूसरे युद्ध का सामना करना पड़ा या दूसरी लड़ाई झेलनी पड़ी। मंदसौर का युद्ध अप्रैल 1532 में किस किस के बीच में हुआ था भाई? यह युद्ध एक तो हुमायूं के बीच में, यह भारत में मुगल बादशाह था, और बहादुर शाह के बीच में भाई। यह बहादुर शाह दोस्तों गुजरात का शासक था। कहां का शासक था? गुजरात का शासक। ये वही बहादुर शाह है जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और इसके समय कर्मावती ने जोहर किया था भाई। किसने किया था? कर्मावती ने जोहर किया था। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में भी शत्रुता थी। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में अप्रैल 1532 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ। आपको बता दूं, यह मंदसौर स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई। मंदसौर स्थान भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसी मंदसौर जिले में चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? गांधी सागर बांध। आपसे पूछ रहे जाए कि भारत में गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। कहां स्थित है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के इस मंदसौर स्थान पर अप्रैल 1532 में हुमायूं और बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था, इसके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी दोस्तों हुमायूं जीत गया भाई। इस युद्ध में भी कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया। लेकिन जो ये बहादुर शाह था ना दोस्तों, ये बहादुर शाह जब ये हार गया, जब हुमायूं इसको मारने का प्रयास कर रहा था या इसको बंदी बनाने का प्रयास कर रहा था, उस समय दोस्तों बहादुर शाह हुमायूं के चुंगल से निकलकर भाग जाता है भाई, और भागकर यह पुर्तगालियों के पास चला जाता है और उनके पास में शरण ले लेता है भाई। किसके पास है? पुर्तगालियों के पास जाकर शरण ले लेता है बहादुर शाह, जहां समुद्र में डूबने से बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। दोबारा देख लीजिए एक बार, बाबर का पहली लड़ाई दोराई का युद्ध था 1532 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं की दूसरी प्रमुख लड़ाई थी मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध अप्रैल 1532 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में हुआ। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की जीत हुई। जब हुमायूं से बहादुर शाह निकलकर भाग गया या इससे बचकर भाग जाता है, तो ये पुर्तगालियों के पास जाके शरण लेता है, जहां समुद्र में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। अब ये जो बहादुर शाह है, इसको तो ये पराजित कर देता है, लेकिन हुमायूं बहादुर शाह का खजाना प्राप्त करना चाहता है भाई, और बहादुर शाह का खजाना इसको मिलता है एक संधि के माध्यम से। उस संधि का नाम था दोस्तों चंपानेर की संधि। क्या नाम था उस संधि का? चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि कब हुई थी भाई? जुलाई में हुई थी, और ये 1535 ईस्वी में हुई थी। जुलाई 1535 में। दोस्तों इतिहास में दो बार चंपानेर की संधि हुई है। एक बार तो चंपानेर की संधि महाराणा कुंभा के खिलाफ हुई थी भाई। महाराणा कुंभा के खिलाफ मालवा और जो गुजरात के शासक थे, उन्होंने मिलकर चंपानेर की संधि की थी, और उन्होंने यह तय किया था कि हम गुजरात और मालवा मध्य प्रदेश की दोनों सेनाएं मिलकर महाराणा कुंभा को पराजित करेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों? महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया भाई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। एक तो वो हुई थी चंपानेर की संधि, और एक दोस्तों ये हुमायूं के समय हुई थी चंपानेर की संधि। हुमायूं के समय चंपानेर की संधि जुलाई 1535 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1535 ईस्वी में। तो जुलाई 1535 में हुई चंपानेर की संधि के अनुसार हुमायूं ने इख्तियार दिन के साथ संधि की भाई। ये संधि किसके साथ की थी? इख्तियार दिन के साथ। और इस संधि के साथ इसने बहादुर शाह का खजाना प्राप्त किया भाई। तो दो सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं कि हुमायूं जो तत्कालीन मुगल बादशाह था, इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह का खजाना कैसे प्राप्त किया भाई? इसने चंपानेर की संधि की थी इख्तियारुद्दीन के साथ जुलाई 1535 में, और इसी संधि के तहत इसने बहादुर शाह का खजाना प्राप्त किया। हुमायूं के शासनकाल में दोस्तों ये जो मेवाड़ की रानी थी कर्मावती, आपको बता दूं ये जो कर्मावती थी ये हाड़ी रानी थी भाई, हाड़ौता वंश की राजकुमारी थी, जबकि ये पत्नी थी मेवाड़ के महाराणा सांगा की।
तो मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने हुमायूं के पास मदद के लिए राखी भेजी थी भाई। मदद के लिए क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। यानी इसने कर्मावती ने हुमायूं को अपना भाई माना था। कब भाई? कहानी 1533-34 की है। कहानी कब की है भाई? 1533 और 1534 ईस्वी की है। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया भाई, या चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। इस समय जो चित्तौड़गढ़ का शासक था ये रानी कर्मावती का बेटा था, जो नाबालिग था, कम उम्र का था। तो कर्मावती ने क्या किया? अपने बेटे को तो अपने पीहर भेज दिया भाई, अपने बच्चे के ननिहाल भेज दिया गया, हाड़ौती भेज दिया गया, उन्हें बूंदी भेज दिया गया। और पीछे से क्या हुआ? 1533 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तब तो कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग देकर बहादुर शाह के साथ संधि कर ली भाई, और उस दिन तो मुसीबत टल गई। यानी जब रणथंभौर मिल गया बहादुर शाह को तो उसने आक्रमण करने से मना कर दिया। लेकिन 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण कर दिया। इस बार बहादुर शाह से संधि करने के लिए कर्मावती के पास में कोई विशेष जागीर थी नहीं, या कोई विशेष उपाय था नहीं। तो बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ को लूटने का प्रयास किया। तो उस समय जो बाघ सिंह था प्रतापगढ़ का, उसने तो किया सैनिकों के साथ मिलकर केसरिया, और ये जो रानी कर्मावती है इसने किया भाई जौहर। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था भाई। इससे पहले चित्तौड़गढ़ का पहला साका रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के समय किया गया था 1503 ईस्वी में भाई। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1503 नहीं था, 1303 ईस्वी में था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो रणथंभौर पे आक्रमण किया था, वहां राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 ईस्वी में। हमीरदेव चौहान ने तो केसरिया किया था, और जो उसकी रानी थी रंग देवी उसने जौहर किया था। ठीक है, और ये दूसरा साका हुआ था जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका माना जाता है भाई। ठीक है, तो यहां 1534 ईस्वी में कर्मावती ने तो जौहर किया, और प्रतापगढ़ यानी देवलिया के जो रावत थे बाघ सिंह, उन्होंने केसरिया किया। तो यहां कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं के पास मदद के लिए जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तो दोस्तों जो हुमायूं है ये समय पर नहीं पहुंच पाता है और कर्मावती को मजबूरन जौहर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो हाड़ी रानी कौन थी जिसने मदद के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी? वो हाड़ी रानी दोस्तों कर्मावती थी, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी। ये कई बार दोस्तों एग्जामों के अंदर सवाल पूछ लिया गया है। रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अपना जो सिलेबस है रीट का उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि मुगल राजपूत संबंध, स्पेशल रूप से तो मुगलों का राजपूत वंश से जो संबंध रहा है वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों कि हुमायूं को राखी किसने भेजी थी मदद मांगने के लिए? कर्मावती ने। किसने भेजी थी भाई? कर्मावती ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कब कब आक्रमण किए थे, कहां कहां आक्रमण किए थे, शेरशाह सूरी ने कौन सा आक्रमण किया था, और उन आक्रमणों के दौरान क्या क्या विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों से दोस्तों आपको परिचित होना चाहिए और उनको ठीक तरीके से बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये जो कर्मावती प्रकरण के बाद में यहां चौसा का युद्ध होता है भाई। किसका युद्ध होता है? चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। ये जो चौसा का युद्ध है ना, ये हुमायूं के ऊपर खतरा है भाई। क्या था? खतरा मंडरा रहा था हुमायूं के ऊपर। और चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। हुमायूं और शेर खान के बीच में चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध में दोस्तों शेर खान जीत जाता है भाई। कौन जीत जाता है? शेर खान जीत जाता है। जो हुमायूं है शेर खान से बचने के लिए यहां गंगा नदी में कूद जाता है भाई। कौन सी नदी में कूद जाता है? गंगा नदी में कूद जाता है, जहां निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति ने उसको बचाया। जब शेर खान पीछे पड़ गया हुमायूं को मारने के लिए, तो हुमायूं बचने के लिए हुमायूं इस शेरशाह सूरी या शेर खान से बचने के लिए घोड़े से गंगा नदी में कूद जाता है, और जहां निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति इसको बचाता है। बाद में आगे चलकर हुमायूं निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है भाई। और जब निजाम बिस्ती एक दिन का बादशाह बनता है तब यह चमड़े के सिक्के जारी करता है। काफी अच्छा सवाल है कि हुमायूं ने
किस व्यक्ति को उसकी जान बचाने पर एक दिन का बादशाह बनाया था? निजाम बिस्ती को। और बादशाह मुगल जो साम्राज्य था उसमें हुमायूं ने किस व्यक्ति को बादशाह बनाया था एक दिन का, जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे? उस व्यक्ति का नाम था भाई निजाम बिस्ती। क्या नाम था? निजाम बिस्ती। तो ये तो बात थी चौसा के युद्ध के बाद में हुमायूं की कहानी की। अब रही बात दोस्तों शेर खान की। ये जो शेर खान है इसने युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक करवाया। तो सवाल अच्छा बन सकता है कि वह कौन था जिसने युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक करवा लिया था? उस व्यक्ति का नाम था भाई शेर खान। और यहां इसने उपाधि ग्रहण कर ली थी शेर शाह की उपाधि। किसकी उपाधि भाई? शेर शाह। तो शेर खान ने चौसा के युद्ध के मैदान के अंदर ही अपना राज्याभिषेक करवाया और यहां इसने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। चौसा के युद्ध में शेर खान तो जीत जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। अब यहां दोस्तों इस समय हुमायूं बच तो जाता है, लेकिन थोड़े समय पश्चात में या थोड़े समय बाद हुमायूं को एक बार फिर सामना करना पड़ता है भाई शेर शाह सूरी का ही या शेर खान का। और जिस युद्ध में इसको सामना करना पड़ा उसका नाम था कन्नौज का युद्ध। इस कन्नौज के युद्ध को इतिहास में बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। आप कन्नौज का युद्ध कह दीजिए चाहे बिलग्राम का युद्ध कह दीजिए। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध चौसा के युद्ध के जस्ट एक वर्ष बाद हुआ था भाई, 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और यह युद्ध भी मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था भाई। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी या शेर खान जीत जाता है और हुमायूं को इस समय भारत से निर्वासित होना पड़ता है भाई। ये जो शेर शाह सूरी है जब हुमायूं के पीछे पड़ जाता है तो हुमायूं को भारत से बाहर निकलना पड़ता है भाई। शेर शाह सूरी से अपने प्राण बचाते हुए हुमायूं भारत से बाहर निकल जाता है या शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत से निर्वासित कर दिया, भारत से भगा दिया। जब हुमायूं अपने सैनिकों या अपने जो वफादार कुछ व्यक्ति थे उनके साथ भारत से बाहर निकल रहा था भाई, सीमाओं से बाहर जा रहा था, तब ये जब मारवाड़ से गुजर रहा था उस समय दोस्तों मारवाड़ के शासक थे मालदेव जो राव गांगा के बेटे थे। तो ये मालदेव यहाँ शासक थे उस टाइम पे जोधपुर के यानी मारवाड़ के। तब मालदेव ने कहा था इस हुमायूं को कि भाई आप दिल्ली चले जाएं। कहां चले जाएं? दिल्ली क्या, आप बीकानेर चले जाएं और बीकानेर रियासत में जाके आप वहां ठहराव कर लीजिए, कुछ दिनों तक रुक जाइए आप, फिर अपन मिलके शेर शाह सूरी को हरा देंगे। ठीक है। तो मालदेव ने आमंत्रित किया था हुमायूं को इस टाइम पे, लेकिन हुमायूं माना नहीं। यहां पर हुमायूं अपने एक पुस्तकालय अध्यक्ष था, उसका नाम था मिल्ला सुर्ख खान। तो उस मुल्ला सुर्ख के कहने पर, पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर हुमायूं मालदेव के पास नहीं आता है भाई या मालदेव की मदद नहीं लेता है और उसके कहने पर वह भारत से बाहर चला जाता है, कामरान के पास चला जाता है भाई, अपने भाई कामरान के पास। ये रहा कामरान, ये इसका भाई था ना कामरान जो काबुल और गांधार का राजा बनाया था हुमायूं ने इसको। तो इसके पास में मदद लेने के लिए चला जाता है, लेकिन कामरान मना कर देता है इसको कि मैं मदद नहीं करूंगा या मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। तो मालदेव ने आमंत्रित किया तो इसकी सहायता तो हुमायूं ने ली नहीं। जब ये भाई कामरान के पास में गया तो भाई कामरान ने तो मना कर दिया कि मैं तो तुझे मदद नहीं दूंगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या हुआ हुमायूं के साथ। हुमायूं ने क्या किया दोस्तों, अब इस समय जब हुमायूं को शरण मिली वीरसाल के राजा वीरसाल के पास, राजा वीरसाल पाकिस्तान में अमरकोट का शासक था भाई। कहां का शासक था? पाकिस्तान में अमरकोट का शासक था राजा वीरसाल। तो राजा वीरसाल के महलों में हुमायूं को शरण मिली, जहां इसी अमरकोट में वीरसाल के महलों में हुमायूं ने अकबर को जन्म दिया भाई, या हुमायूं के घर अकबर पैदा हुआ, हुमायूं का बेटा अकबर का जन्म हुआ। तो आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत से निर्वासित होने के बाद में हुमायूं को सहायता देने के लिए मारवाड़ के किस राजा ने निमंत्रण भेजा था या किस राजा ने आमंत्रित किया था? उसका नाम था भाई जोधपुर का राजा मालदेव। तो जो हुमायूं है उसने किसके कहने पर मालदेव के आमंत्रण या निमंत्रण को ठुकरा दिया था भाई? अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर। भारत से निर्वासित होने के बाद में हुमायूं किसके पास जाता है मदद लेने के लिए? अपने भाई
कामरान के पास जाता है मदद लेने के लिए। और कामरान इस समय काबुल और कांधार का शासक होता है, लेकिन कामरान इसकी मदद नहीं करता है। तो फिर आगे चलकर इसको मदद कहां मिली भाई? इसको पाकिस्तान में अमरकोट में मदद मिली भाई। और अमरकोट के राजा वीर साल ने इसको मदद दी, जहां इन्हीं अमरकोट के महलों में इसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। आगे चलकर ऐसा बताया जाता है कि राजा वीर साल और हुमायूं के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं और राजा वीर साल भी हुमायूं को भगा देता है। कुछ समय बाद जब दर दर ठोकरे खाता रहता है, दर दर भटकते रहता है, तो अंतिम समय में भाई हुमायूं को वापस भारत में आना पड़ा, या हुमायूं का जो भारत में आने का इंतजार था वह खत्म हुआ और भारत में ऐसी स्थिति या ऐसी दशाएं बन गई कि अब हुमायूं भारत में प्रवेश कर सकता था। ऐसी दशाएं क्या थी भाई? यह दशाएं ऐसी थी दोस्तों कि इस समय एक तो शेरशाह सूरी मर चुका था, या शेरशाह सूरी का देहांत हो चुका था, और शेरशाह सूरी ही हुमायूं का भारत में मुख्य विरोधी था। तो शेरशाह सूरी के बाद में उसका बेटा इस्लाम शाह शासक बना था भाई। कौन बना? इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है, और इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाने के बाद में उसके 3 बेटे थे भाई, और वो तीनों बेटे उसके उत्तराधिकारी बने। उनमें से जो मुख्य शासक था वह सिकंदर शाह सूर था भाई। कौन था? सिकंदर शाह सूर या सिकंदर शाह सूरी था। तो सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं आसानी से हरा देता है और वापस भारत में मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठ जाता है। आपसे सवाल पूछ ले कि दूसरी बार हुमायूं भारत में शासन कब से प्रारंभ करता है? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं भारत में दोबारा गद्दी पर बैठता है, या राजगद्दी पर बैठता है। तो राजगद्दी प्राप्त करने से पहले हुमायूं को 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ी भाई, 2 मुख्य युद्ध लड़ने पड़े। कौन कौन से थे वो? एक तो था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था मई 1555 ईस्वी में। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था भाई? मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और हुमायूं के यहां इस युद्ध में आमने सामने टक्कर में यह विरोधी 2 व्यक्ति थे भाई, एक तो तातर खान और एक हेबात खान। ये तातर खान और हेबात खान सिकंदर शाह सूर के सेनापति थे भाई। ठीक है, तो सिकंदर शाह सूर के 2 सेनापतियों ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में भाग लिया हुमायूं के खिलाफ। उन 2 सेनापतियों का नाम था, एक का तो नाम था तातर खान और दूसरे का नाम था हेवात खान। 1555 ईस्वी में या मई 1555 ईस्वी में हुए इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। इसके कुछ दिनों बाद में आगे ही जून 1555 ईस्वी में ही एक और युद्ध होता है हुमायूं का सिकंदर शाह सूर के साथ। उस युद्ध का नाम था भाई सरहिंदी का युद्ध। क्या नाम था? सरहिंदी का युद्ध। पूछ लिया जाए सरहिंदी का युद्ध कब हुआ था भाई? जून 1555 ईस्वी में। सरहिंदी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और इस्लाम शाह सूर के बेटे सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था। इस सरहिंदी के युद्ध में भी कौन जीत गया भाई? हुमायूं जीत गया। अर्थात मच्छीवाड़ा के युद्ध में और सरहिंदी के युद्ध में, दोनों युद्धों में 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह सूर को मात दे चुका था। कौन भाई? हुमायूं। और हुमायूं के लिए अब भारत में सत्ता संभालना आसान हो गया था। इसके सामने जितने भी जो विरोधी थे उनको इसने रास्ते से हटा दिया था। ठीक है, अब ये जो सरहिंदी का युद्ध हुआ था ना, इसका जीत का श्रेय किसे दिया गया भाई? सरहिंदी के युद्ध के जीत का श्रेय अकबर को दिया गया भाई। किसको दिया गया? अकबर को। तो अकबर से प्रसन्न होकर, अकबर से खुश होकर हुमायूं ने इसे पंजाब का गवर्नर बना दिया भाई। कहां का प्रशासक बना दिया? पंजाब का प्रशासक या पंजाब का गवर्नर बना दिया। और यहां अकबर का संरक्षक बना दिया इसने बहराम खान नामक व्यक्ति को। अकबर का संरक्षक कहां बना दिया? पंजाब के गवर्नर के तौर पर बहराम खान को बना दिया। और अकबर को कौन सी जीत का श्रेय दिया था भाई हुमायूं ने? सरहिंदी के युद्ध में। आगे की जानकारी देखिए। अब दोस्तों हुमायूं की जो जीवन लीला है वो समाप्त होने की कगार पर है। जब हुमायूं दूसरी बार राजा बना 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, तो 1556 ईस्वी में, जनवरी 1556 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। और केवल 6 महीने का शासन कर पाता है दूसरी बार ये। तो इसके दूसरे शासनकाल को 6 माह का शासन बताया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1555 को तो ये राजा बना और जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों हुमायूं की मृत्यु देखिए किस प्रकार से हुई है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दोस्तों, उसका जो पुस्तकालय था
उसकी जो लाइब्रेरी थी उसे दीन पनाह भी कहा जाता है, या उसे इसने शेर मंडल भी नाम दिया है। तो अपने पुस्तकालय दीन पनाह या शेर मंडल की सीढ़ियों से ये नीचे उतर रहा था, तो सीढ़ियों पे गिरने के कारण ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इस विषय में इतिहासकार लेनपुन ने देखो हुमायूं के बारे में क्या कहा है भाई। लेनपुन ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं एक ऐसा मुगल बादशाह था जो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरों में ही मर गया, या ठोकर खाते हुए ही मर गया, या ठोकर से ही मर गया। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि हुमायूं के बारे में ऐसा किसने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा या ठोकरें खाता रहा और अपने अंतिम समय में भी ठोकर खाते हुए या लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ऐसा कहा है भाई लेनपुन ने। किसने कहा है? लेनपुन ने। सवाल दोस्तों लेनपुन से भी किया जा सकता है कि लेनपुन ने ऐसा किस मुगल बादशाह के बारे में कहा है कि वह मुगल बादशाह जिंदगी भर ठोकरें खाते रहा और अंत में ठोकर खाकर लड़खड़ाता हुआ मर गया। वो शासक कौन था भाई? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। आपको दोस्तों एक और सवाल ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले जाए कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी भाई? गुलबदन बेगम। बहुत ही अच्छा सवाल पूछ ले जाए कि हमें हुमायूं के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ज्यादातर हुमायूं नामा पुस्तक से। और हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? गुलबदन बेगम के द्वारा। आपसे पूछ ले जाए बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? वो तो खुद बाबर की आत्मकथा थी, यानी बाबर के द्वारा लिखी गई थी। और तुर्की सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे लंबा इतिहास मुगल काल के शासकों में अकबर का ही रहा है। तो आइए दोस्तों कि अकबर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का शासक बनता है। आपसे पूछ लिया जाए अकबर का कालक्रम बताइए। 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक, अर्थात 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं का बेटा अकबर भारत में अगला मुगल शासक बना और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत का मुगल शासक अकबर रहा। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी के दिन हुआ था भाई। ध्यान रखना, डेट विशेष रूप से ध्यान रखना, 14 फरवरी बहुत आसानी से याद रह जाएगा दोस्तों। 14 फरवरी को तो वैसे भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो आप ध्यान रख लेना कि अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वह वैलेंटाइन डे की तारीख के दिन हुआ था, यानी 14 फरवरी को। वर्ष था 1556 ईस्वी। ये अकबर इस समय केवल 13 वर्ष का था भाई। जब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ उस समय अकबर की उम्र क्या थी? केवल 13 साल थी भाई। और अकबर का राज्य अभिषेक किस दिन हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहां हुआ अकबर का राज्य अभिषेक? अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर स्थान पर हुआ था। आपको बता दूं दोस्तों, ये कालानौर स्थान तत्कालीन समय में पंजाब में पड़ता था भाई। कौन सी जगह स्थित है? कालानौर पंजाब में स्थित है। और यहाँ अकबर का राज्य अभिषेक किया किसने भाई? मिर्जा अबुल नामक व्यक्ति के द्वारा अकबर का राज्य अभिषेक किया गया। एक बार दोबारा देखिए अकबर के राज्य अभिषेक के बारे में। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। इस समय अकबर की उम्र केवल 13 साल थी। अकबर का राज्य अभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ। इसका राज्य अभिषेक मिर्जा अबुल के द्वारा किया गया भाई। राज्य अभिषेक के बाद अकबर की आगामी जानकारी आती है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में भाई। इतिहास में पानीपत की 2 लड़ाइयां हुई थी, एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध और एक पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और मारा जाता है। इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत तो समाप्त हो जाती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है।
और बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो हम दोस्तों अब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर थे भाई। मुगल सम्राट कौन थे? अकबर। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के शासक हेमू या हेमचंद्र, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर रखी थी, ये हेमू या हेमचंद्र जो इस समय दिल्ली का शासक था, यह विक्रमादित्य की उपाधि का प्रयोग करता था, इसलिए आप इसे हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी जान सकते हैं। तो पानीपत की इस दूसरी लड़ाई में अकबर जीत जाता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इसी युद्ध में ये जो हेमू है यह भाई मारा जाता है। आइए बात समझ में। इस प्रकार अकबर दिल्ली के शासन तक पहुंचा भाई। दोबारा देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ। इस युद्ध में हेमू मारा गया, अकबर जीत गया, इसको विजय हासिल हुई और इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकबर ने दिल्ली पर अधिकार किस युद्ध के बाद किया भाई? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। अब अकबर का शासनकाल देखिए आप दोस्तों। अकबर के शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया है भाई। अकबर के शासनकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अकबर के शासनकाल को 3 अलग अलग कालक्रमों में पढ़ेंगे। जैसे पहला शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा। अकबर का पहला शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1560 ईस्वी तक। और यह जो शासनकाल था अकबर का, यह बहराम खान के संरक्षण में हुआ भाई। ठीक है, अकबर का जो दूसरा शासनकाल था यह 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक रहा। ये जो 2 वर्ष का शासनकाल था अकबर का, ये महाम अनगा के संरक्षण में रहा भाई। किसके संरक्षण में रहा? महाम अनगा के संरक्षण में। और अकबर का जो तीसरा शासनकाल रहा वह 1562 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। इस कालक्रम में अकबर खुद पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। यानी 1562 से 1605 ईस्वी तक का जो शासन था वह भारत में अकबर का वास्तविक शासक माना जाता है, खुद अकबर का शासन माना जाता है। इससे पहले जो 1560 से 1562 और 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का जो शासन काल रहता है वह दूसरे व्यक्तियों के इशारों पे चलता है। इसकी जो वास्तविक बागडोर होती है वह दूसरों के हाथों में होती है। जैसे 1556 से 1560 ईस्वी के बीच में मुगल सम्राट या मुगल बादशाह है तो अकबर होता है, लेकिन जो सत्ता की वास्तविक बागडोर थी ना वह बैरम खान के हाथ में थी या बहराम खान के हाथ में थी। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर के जो बहराम खान संरक्षण बना, अकबर का संरक्षण करता बना, वो कब से कब तक था भाई? 1556 से 1560 ईस्वी तक। इस समय क्या हुआ दोस्तों, ये जो बहराम खान था ना ये पूरे साम्राज्य को वास्तविक रूप से संभालता था। अकबर को तो केवल ऐसे मान लीजिए नाम मात्र का सम्राट बना रखा था, यानी कहने को ऐसे कहा जाता था कि भाई हाँ अकबर बादशाह है, लेकिन जो पूरी सत्ता, प्रशासन व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसकी जो पूरी बागडोर थी, उसका पूरा जो मैनेजमेंट था वह बैरम खान संभालता था भाई। ठीक है, और इस बैरम खान की मदद से ही अकबर ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत पाता है और हेमू को पराजित कर पाता है या हेमू को मार पाता है। इसलिए अकबर का विश्वास भी था भाई इस बहराम खान पर। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बादशाह का इतना निकट देख लिया जाए या बादशाह कोई और हो और उसके शासनकाल में राज व्यवस्था कोई और व्यक्ति चलाए, ठीक है, तो अब आपको पता ही है दोस्तों राजनीति में तो षड्यंत्र चलते रहते हैं, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो यहां बैरम खान के खिलाफ भी मंत्रिमंडल में या जो सम्राट ये जो अकबर थे इनकी राज व्यवस्था में इनके खिलाफ भी वही कपट पैदा हो गया या बैरम खान को मारने की योजना बना ली गई। दोस्तों कुछ ही समय बाद में जब बैरम खान से इसके जो साथी सदस्य थे अकबर बादशाह के काल में
वो इससे घृणा करने लग गए भाई, इससे ईर्ष्या करने लग गए और इसको रास्ते से हटाना चाहते थे। मतलब इसके जो साथी सरदार थे बहराम खान के या बैरम खान के, वो खुद अकबर के निजी सहयोगी बनना चाहते थे या निजी सलाहकार बनना चाहते थे, और वो बनने के लिए उनको सीधी सी बात है बैरम खान को हटाना था भाई। तो बैरम खान की हत्या करनी पड़ी इनको। बैरम खान की हत्या एक योजना के अनुसार की गई थी भाई। जब बैरम खान मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था, मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था, ये जो इस्लाम धर्म में दोस्तों मक्का से मदीना की यात्रा को पवित्र माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोग अपनी धार्मिक दृष्टि से या इस्लाम धर्म को मानकर मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा करते हैं। जो मक्का और मदीना है ना, ये इस्लाम धर्म के प्रमुख स्थल है भाई, प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो इसकी यात्रा पर गया था भाई कौन? बैरम खान। जब ये यात्रा पर जा रहा था मक्का से मदीना के दौरान, उस समय अपने भारत के गुजरात राज्य में एक अनिलवाड़ स्थान है भाई, जिसे आजकल पाटन भी कहा जाता है। गुजरात के अनिलवाड़ या पाटन स्थान पर मुबारक नायक अफगान व्यक्ति ने इस बैरम खान की हत्या कर दी भाई। सवाल पूछा जा सकता है कि बैरम खान की हत्या कौन से षड्यंत्र के दौरान की गई? जब बैरम खान मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था, उस समय इसकी हत्या की गई। किसके द्वारा की गई भाई? मुबारक नायक अफगान नामक व्यक्ति के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान की हत्या कौन से स्थान पर की गई? गुजरात के अनिलवाड़ या पाटन स्थान पर बैरम खान को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों बैरम खान से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? बैरम खान से सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसकी पत्नी का क्या नाम था। एक तो इसकी हत्या किसने की? मुबारक नायक ने। कब की? जब ये मक्का से मदीना की यात्रा कर रहा था। कौन से स्थान पर की? गुजरात के अनिलवाड़ या पाटन नामक स्थान पर। बैरम खान किसका संरक्षण करता था भाई? अकबर का संरक्षण करता था। कब से कब तक था? 1556 से 1560 ईस्वी तक। अकबर ने जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता या इसमें हेमू को पराजित किया, उसमें अकबर का मुख्य सहयोगी कौन था भाई? बैरम खान या बहराम खान था। इस बहराम खान की पत्नी का क्या नाम था? सलमा बेगम। बहराम खान की पत्नी का क्या नाम था भाई? सलमा बेगम नाम था। ध्यान रखना दोस्तों। एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस बहराम खान के बेटे का क्या नाम था? इसके बेटे का नाम था रहीम खाने खाना या रहीम खान खाना। सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ही गजब का सवाल है कि रहीम खान खाना के पिता का क्या नाम था? बैरम खान। या बैरम खान के बेटे का क्या नाम था? रहीम खान खाना। इस बैरम खान की पत्नी का क्या नाम था? सलमा बेगम। यहां दोस्तों आपको ये जो इतना मैटर बताया ना मैंने, इस मैटर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अकबर के गुरु के बारे में सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि अकबर के गुरु का क्या नाम था? अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ। अकबर के गुरु का क्या नाम था भाई? अब्दुल लतीफ नामक व्यक्ति अकबर का गुरु था। अब आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। अकबर का दूसरा शासनकाल 1560 से 1562 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इस समय अकबर की संरक्षणकर्ता महाम अनगा नामक एक दल था भाई, यानी यह शासनकाल महाम अनगा के संरक्षण में गुजरा अकबर बादशाह का। तो ये एक दल था दोस्तों महाम अनगा। इसमें कुछ सदस्य थे जो मिलकर इस शासन व्यवस्था को चला रहे थे इस दौरान 1560 से 1562 ईस्वी के बीच में। जो इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने दोस्तों इस जो शासन का ये जो वक्त था ना 1560 से 1562 ईस्वी का, इसे विंसेंट स्मिथ ने पेटीकोट सरकार कहा है, इसे हर्रम शासन कहा है, पर्दा शासन कहा है, स्त्री शासन कहा है या महिला शासन कहा है। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। अकबर के कौन से कालक्रम को विंसेंट स्मिथ ने पेटीकोट सरकार, स्त्री शासन, हर्रम शासन या पर्दा शासन नाम दिया है? 1560 से 1562 ईस्वी तक के शासनकाल को। और यह शासनकाल किसके संरक्षण में गुजरा था भाई? महाम अनगा नामक एक दल के संरक्षण में गुजरा था। बाद में आगे चलकर दोस्तों इस महाम अनगा की हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों अकबर का तीसरा शासनकाल देखिए आप, 1562 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। यह अकबर का ओरिजिनल शासनकाल है, क्योंकि इस दौरान अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली थी भाई।
यानी ये शासन खुद अकबर ने चलाया था। देखिए अब यहां आप अकबर के बारे में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, वो मैंने एक डेट के माध्यम से लिख दिए हैं, वर्ष के माध्यम से लिख दिए हैं कि अकबर ने कौन से वर्ष में कौन सा विशेष कार्य किया था, या किसकी स्थापना की थी, या कौन सी नई योजना लेकर आया था। ये जो पूरा अकबर काल है, इसकी जो जितनी भी महत्वपूर्ण डेट है वो मैंने यहां दोस्तों एक साथ लिख दी है, ताकि सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए और एक ही जगह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों अकबर के महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर ने 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा खत्म कर दी भाई, दास प्रथा खत्म कर दी, या धर्म परिवर्तन प्रथा पर रोक लगा दी। पहले क्या होता था दोस्तों, जब दो शासकों के बीच में युद्ध होते थे तो जो शासक जीत जाता था ना, हारने वाले शासक के जितने भी लोग होते थे युद्ध के अंदर, तो उन लोगों को जीतने वाला शासक बंदी बना लेता था और अपने पास वो उनको गुलाम बना के रखता था या दास बना के रखता था। या फिर यदि वो किसी दूसरे धर्म के होते थे तो उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करवा देता था। जैसे इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम बना दिया गया था, जिन्हें मेव जाति के मुसलमान कहा गया। अपने राजस्थान के अलवर वाले क्षेत्र में आज भी अनेक ज्यादा संख्या के अंदर मेव जाति के मुसलमान रहते हैं। मेव जाति के मुसलमान ऐसे लोग, ऐसे हिंदू लोग थे जिनका मुगल काल के दौरान धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया गया। आज भी वे लोग मुसलमान धर्म के रूप में मान्यता है उनके पास में, लेकिन वो हिंदी धर्म के लोगों की भी पूजा अर्चना करते हैं या हिंदू देवी देवताओं को भी मान्यता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था, उनको बंदी बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं थी उसमें दोस्तों अकबर बादशाह ने सुधार किया था भाई। ये अकबर का एक बहुत ही अच्छा सुधार माना जाता है, ये एक प्रारंभिक सुधार माना जाता है, यानी अकबर यहां सकारात्मक भावना की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों अकबर एक सहिष्णु शासक था भाई। अकबर ने सभी धर्मों को समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसने सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की कोशिश की है। इसने सभी धर्मों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। इतना तक कि इसने अपने साम्राज्य में इसने जो मुद्राएं जारी की हैं, उन मुद्राओं पर भगवान श्री राम और सीता के चित्र भी अंकित करवाए हैं। मतलब धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था एक अकबर। इसीलिए अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, धर्म परिवर्तन प्रथा को भी इसने गलत घोषित कर दिया। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर था भाई मुगल काल में। और अकबर ने मुगल काल में दास प्रथा कब खत्म कर दी थी? 1562 ईस्वी में। ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा का जो कर लगता था, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए दोस्त इस्लाम धर्म के लोग भी, जैसे ये मक्का मदीना, कई ऐसे धार्मिक स्थान थे जहां पर लोग यात्राएं करते थे भाई, भगवान की प्रार्थना करने के लिए या भगवान से या भगवान की मूर्त देखने के लिए या अपनी आस्था प्रकट करने के लिए लोग तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे। तो उस टाइम पे दोस्तों शासकों के द्वारा धार्मिक कर लिए जाते थे या तीर्थ यात्रा के नाम पर कर लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे। तो इस प्रकार अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाले सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए थे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार सवाल है। मुगल काल के बारे में यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाहों में जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर था भाई। उसने जजिया कर को कब प्रतिबंधित किया था? 1564 ईस्वी में। अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी भाई। फतेहपुर सीकरी की ध्यान रखना दोस्तों, स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपने साम्राज्य की राजधानी कब बनाई थी भाई? 1571 ईस्वी में बनाई थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने किरोड़ी प्रथा समाप्त कर दी। बहुत ही शानदार सवाल,
पूछ लिया जाएगा मुगल बादशाहों में किस शासक ने किरोड़ी प्रथा को समाप्त किया? अकबर ने। अकबर ने किरोड़ी प्रथा कब समाप्त की भाई? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी भाई। सवाल बहुत अच्छा है, पूछ लिया जाएगा अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी भाई? 1575 ईस्वी में की थी। ये जो इबादत खाना क्या होता था? सभी धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए अकबर के द्वारा गठित एक संस्था जिसे इबादत खाने के नाम से जाना गया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कर दी भाई। अकबर ने किसकी घोषणा कर दी? मजहरनामा की घोषणा कर दी। मजहरनामा क्या होता था? मजहरनामा दोस्तों उसी प्रकार से होता था जैसे अपने चलता था ना दोस्तों समवर्ती सूची। संविधान में सूचियां चलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होता है। तो वैसे ही इस मजहरनामा की घोषणा के अनुसार अकबर ने यह अनाउंस किया कि यदि दो कानूनों के बीच में मतभेद होता है तो बादशाह के द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा। मतलब अकबर के द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा और इसी को मजहरनामा नाम दिया गया। तो अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब की थी भाई? 1579 ईस्वी में। और इसी मजहरनामा घोषणा के अनुसार अकबर सर्वशक्तिमान शासक बन गया भाई। यानी प्रशासन के जो सभी प्रकार के अधिकार थे वो किसने ले लिए भाई? अकबर ने ले लिए। इसने मंत्री परिषद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं छोड़ा। मतलब सलाह का निर्णय रखा उनके पास में, लेकिन उस सलाह को अंतिम रूप से जो मंजूरी देने की बात थी ना वो बादशाह के पद में निहित कर दी इसने, जो मजहरनामा के अनुसार सफल हुई। तो मजहरनामा की शुरुआत अकबर ने 1579 ईस्वी में की। अकबर ने 1580 ईस्वी में आयन ए दहसाला या टोडरमल बस्त की व्यवस्था की गई। बहुत ही अच्छा सवाल। टोडरमल बस्त अकबर के द्वारा कब लागू किया गया था? 1580 ईस्वी में। इसी टोडरमल बस्त को आयन ए दहसाला के नाम से भी जाना जाता है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की भाई। इसी दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दीन ए इलाही, ये दोस्तों अकबर का एक नया धर्म नहीं था भाई, ये सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करना चाहता था। या इसने एक ऐसी संस्था बनाई थी दोस्तों जिसमें सभी धर्मों पर विचार विमर्श किया जा सके। और इसमें दोस्तों कुछ विशेष प्रकार के नियम बनाए गए थे। उन नियमों को मानने वाला व्यक्ति दीन ए इलाही में प्रवेश कर सकता था। दीन ए इलाही की सारी डिटेल दोस्तों अपन थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ेंगे। 1583 ईस्वी में इसने हिजरी पंचांग के स्थान पर या हिजरी संवत के स्थान पर इलाही पंचांग शुरू किया भाई। जो इस्लाम धर्म के जितने भी त्योहार है दोस्तों, मुस्लिम धर्म के जितने भी त्योहार है वो हिजरी संवत पर आधारित है। लेकिन अकबर ने दोस्तों इस हिजरी संवत के पंचांग को ही बदल दिया था। इसने खुद अपना एक नया पंचांग, नया कैलेंडर प्रारंभ किया था जिसे इलाही पंचांग के नाम से जाना जाता है। इसी समय 1583 ईस्वी में ही अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर बना ली थी। बहुत ही अच्छा सवाल। अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर कब बनाई थी भाई? 1583 ईस्वी में। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी कब बनाई थी भाई? 1571 ईस्वी में। अकबर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था भाई? 1556 ईस्वी में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। अब आगे की जानकारी देखिए। ये दोस्तों जो इबादत खाना है ये क्या होता था? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी भाई। उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट है ये फतेहपुर सीकरी, जो अकबर के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी के निकट इबादत खाना की स्थापना की थी। किसके द्वारा भाई? अकबर के द्वारा। इबादत खाना था क्या? सभी धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए इसने एक संस्था गठित की थी अकबर ने, जिसे इबादत खाना नाम दिया गया। इस इबादत खाना में अकबर ने सबसे पहले केवल मुस्लिम विद्वानों को ही आमंत्रित किया था। लेकिन जब अकबर केवल मुस्लिम विद्वानों से संतुष्ट नहीं हुआ तो 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मों को निमंत्रण भेजे भाई। और सभी धर्मों से अकबर के द्वारा गठित इस इबादत खाने में अनेक धर्मों के विद्वान आए, जैसे
1578 में भेजा सभी को आमंत्रण। जिसे हिंदू धर्म से कौन कौन शामिल थे भाई इबादत खाना में? हिंदू धर्म से एक तो देवी नामक विद्वान था और एक पुरुषोत्तम नामक विद्वान था। पारसी धर्म से कौन कौन था? एक तो दस्तूर था और एक मोहराज जी राणा था। जैन धर्म से एक तो हरि विजय सूरी था और एक जिन चंद्र सूरी था भाई। हरि विजन सूरी को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए, इबादत खाने का गठन अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में किया गया था 1575 ईस्वी में। इबादत खाना था क्या? सभी धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए अकबर ने यह संस्था चलाई या यह आविष्कार किया। पहले अकबर ने केवल मुस्लिम धर्म के विद्वानों को ही समर्थन दिया, लेकिन जब अकबर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो 1578 में इसने सभी धर्मों को इस संस्था में आने के लिए निमंत्रण भेजे। तो हिंदुओं में से तो देवी और पुरुषोत्तम नामक विद्वान थे, पारसियों में दस्तूर और मोहराजी राणा थे, जैन विद्वान हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी थे। हरि विजय सूरी को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने जो मजहरनामा के अनुसार बादशाह को सर्वप्रमुख नेता बना दिया भाई। अर्थात जो कोई भी ऐसा कानून है जिसके ऊपर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उस कानून पर अंतिम निर्णय किसको दे दिया गया भाई? बादशाह को दे दिया गया। और बादशाह के पास जैसे ही मजहरनामा की शक्ति प्राप्त हुई वह मुगल काल का सर्वप्रमुख नेता बन गया, सबसे शक्तिशाली नेता बन गया। इस मजहरनामा का जो प्रारूप है ना, यह शेख मुबारक नागौरी के द्वारा तैयार किया गया था भाई। आपसे पूछ लिया जाए कि मजहरनामा का प्रारूप बनाने वाला व्यक्ति कौन था? शेख मुबारक नागौरी। बाद में आगे चलकर इस मजहरनामा से संबंधित जो अकबर ने स्वयं ने अपना खुतबा पढ़ा भाई, कहां? जामा मस्जिद में, जो फतेहपुर सीकरी के निकट है। इस फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण खुद अकबर ने ही करवाया था। और जामा मस्जिद का जो दक्षिणी द्वार है ना, इसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इस जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो जामा मस्जिद में अकबर ने स्वयं के नाम का खुतबा पढ़ा था। सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है कि अकबर ने स्वयं के नाम का खुतबा कहां पढ़ा था भाई? फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद पर। अकबर ने जो मजहरनामा नामक नया आविष्कार किया था उसके अनुसार जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका सर्वप्रमुख नेता कौन बन गया भाई? खुद बादशाह बन गया। और इस मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक नागौरी नामक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही में दोस्तों सर्वेश्वरवाद पर बल दिया गया, अर्थात सभी धर्मों की मान्यता पर बल दिया गया। अकबर ने ऐसा कहा कि हमें एक ऐसा धार्मिक संगठन बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो या सभी धर्मों को मान्यता दी जाए, किसी भी धर्म का तिरस्कार नहीं किया जाए। ये जो दीन ए इलाही था इसका अभिवादन वाक्य था अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, ये किसका अभिवादन वाक्य था भाई? दीन ए इलाही नामक संस्था का। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर सर्वेसर्वा है, ईश्वर प्रधान है, यश में वृद्धि हो या ईश्वर महान है। ठीक है, इस दीन ए इलाही में यदि कोई भी व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करना चाहता था या इस संस्था में प्रवेश लेना चाहता था, अपना एडमिशन लेना चाहता था, तो वह दोस्तों रविवार के दिन दीक्षित किया जाता था। पूछ ले जाए कि दीन ए इलाही में व्यक्ति किस दिन दीक्षित हो सकता था भाई? रविवार के दिन हो सकता था। इस दीन ए इलाही को इतिहास में कॉमन आचार संहिता नाम दिया गया। कॉमन आचार संहिता का मतलब दोस्तों इसमें व्यवहार से संबंधित कुछ सामान्य नियम थे भाई, जैसे वो अपना जन्मदिन मनाएगा या वो अपना जन्मदिन मना सकता है। इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति न तो मदिरा का सेवन कर सकता है और न ही मांस का सेवन कर सकता है। वह व्यक्ति अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जो सामान्य जानकारियां थी, जो नैतिक विचार थे, वो दीन ए इलाही में थे दोस्तों, या इसकी नैतिक बातें थी, इसीलिए इसे कॉमन आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विंसेंट स्मिथ है, जिसने अकबर का जो महाअनगा संरक्षण का जो कार्यकाल था 1560 से 1562 ईस्वी में
इसने इसको पेटीकोट सरकार कहा, हर्रम सरकार कहा, स्त्री शासन या पर्दा शासन कहा। उसी विंसेंट स्मिथ ने अकबर के द्वारा गठित इस दीन ए इलाही को अकबर की बुद्धिमत्ता का तर्क नहीं माना भाई, इसे उसकी मूर्खता का स्मारक माना। अर्थात विंसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही के बारे में कहा कि यह अकबर की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं था, यह उसकी मूर्खता का स्मारक था। भारत के अधिकांश भाग पर यह अधिकार कर लेता है। आइए दोस्तों उन सभी युद्धों के बारे में अध्ययन करें या उन सभी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ें। दोस्तों अकबर की राजनीतिक उपलब्धियां या अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से पहला युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर के इतिहास का या अकबर के शासनकाल का जो सर्व प्रमुख युद्ध था, जो पहला युद्ध माना जाता है, उसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। कल की वीडियो क्लास में यह जानकारी आपको बता चुका हूं कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हरियाणा राज्य में हुआ था। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का युद्ध का मैदान भारत के कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था भाई? यह युद्ध अकबर और हेमू द्वितीय के बीच में हुआ था भाई, या हेमचंद्र के बीच में हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि का प्रयोग करता था। पानीपत के इस दूसरे युद्ध में अकबर की मदद बैरम खान के द्वारा की गई भाई, या बैरम खान अकबर का मुख्य संरक्षण करता था इस युद्ध के दौरान। इस युद्ध में हेमचंद्र मारा जाता है भाई और दिल्ली पर अकबर का अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भारत में अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अपना शासन करना प्रारंभ किया। अकबर की दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई थी मालवा अभियान या मालवा विजय। अकबर का मालवा विजय प्रारंभ हुआ था भाई 1561 ईस्वी में, या फिर अपन यह भी कह सकते हैं कि अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा को फतह कर लिया था। मालवा बता दूं आपको, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मालवा का शासक था उसका नाम था बाज बहादुर। मालवा के शासक का क्या नाम था भाई? बाज बहादुर। तो इस बाज बहादुर पर आक्रमण किया अकबर के सेनापति आदम खान ने। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जब अकबर ने मालवा अभियान शुरू किया 1561 ईस्वी में, तब युद्ध का जो प्रमुख सेनापति था या आक्रमण का जो नेतृत्व किया गया अकबर की तरफ से, वो कौन था भाई? उस सेनापति का नाम था आदम खान। तो मालवा के इस अभियान में अकबर की तरफ से आदम खान इस युद्ध में जीत जाता है। और ये जो मालवा था ना, मालवा, यहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है पीर मोहम्मद को। दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये। मालवा अभियान के दौरान अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था या युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आदम खान नामक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मालवा विजय के बाद या मालवा पर अधिकार करने के बाद अकबर ने वहां का प्रशासक किस व्यक्ति को नियुक्त किया या मालवा का गवर्नर किसे बनाया? दोस्तों आदम खान को नहीं बनाया था गवर्नर, गवर्नर पीर मोहम्मद नामक व्यक्ति को बनाया था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों बाज बहादुर का क्या हुआ। बाज बहादुर दोस्तों इस युद्ध में पराजय हो जाता है भाई, हार मान लेता है और यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये जो मालवा अभियान हुआ था, इस दौरान मालवा का शासक बाज बहादुर था। जब अकबर की सेना बाज बहादुर पर भारी पड़ी तो बाज बहादुर हार मान लेता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस समय दोस्तों अकबर की जो पत्नी थी ना, उस समय दोस्तों ये जो बाज बहादुर था मालवा का शासक, इसकी पत्नी का नाम था रूपमती भाई। क्या नाम था? रूपमती। जब रूपमती को यह संदेश मिला कि युद्ध में मालवा के सैनिकों की हार हो चुकी है या बाज बहादुर ने अधीनता स्वीकार कर ली है या मुगलों के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, तब दोस्तों इस रूपमती ने मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी भाई। जहर खाके क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मालवा की वो रानी कौन थी जिसने मुगलों के आक्रमण के दौरान अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी? उस रानी का नाम था रूपमती, जो बाज बहादुर की पत्नी थी। बाद में दोस्तों बाज बहादुर ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली
तो दोस्तों यह अकबर के दरबार में चला गया और यहां इसे 2000 का मनसबदारी बनाया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि मालवा के शासक बाज बहादुर ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो अकबर ने इसे कितने का मनसबदार बनाया भाई? इसे 2000 का मनसबदार बनाया। मनसबदार का वेतन जागीर कहलाता था भाई, ठीक है। और आगे चलकर ऐसा बताया जाता है कि ये बाज बहादुर संगीतज्ञ बन जाता है। क्या बन जाता है? संगीतज्ञ। नेक्स्ट जानकारी देखिए, पानीपत में विजय के बाद, मालवा में विजय के बाद अकबर ने प्रारंभ किया भाई आमेर अभियान। आमेर का प्राचीन नाम था अंबिकापुर और आगे चलकर ये जयपुर रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई भाई। आमेर या जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासक था, या कछवाहा वंश के राजपूत यहां शासन करते थे। आमेर के जो राजा थे दोस्तों उनका नाम था भारमल। अकबर के समकालीन जो प्रमुख शासक थे आमेर के, उसका नाम था भारमल। दोस्तों भारमल अकबर से पहले से प्रभावित था भाई, यह अकबर के अधीनता स्वीकार करना चाहता था। तो भारमल ने प्रयास किए अकबर से संबंध जोड़ने के। तो अपने राजस्थान में एक जगह पड़ती है भाई सांबर जगह, ठीक है, जो खारे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ केंद्र सरकार का एक नमक का उपक्रम भी लगाया हुआ है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से। और यहां से अपने राजस्थान में 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। यह सवाल कई एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में सांबर झील से कितने नमक का उत्पादन किया जाता है? 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। यह सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में स्थित है, मुख्य रूप से जयपुर के फुलेरा में, इसका थोड़ा सा हिस्सा नागौर में आता है और थोड़ा सा हिस्सा अजमेर में आता है। तो इस सांबर स्थान पर आमेर के राजा इस भारमल ने क्या किया? 1562 ईस्वी में अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया भाई। किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया। सवाल पूछा जा सकता है कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद उसने अपनी कौन सी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया भाई? इसका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था भाई? हरकाबाई। और यह विवाह कब किया गया था? यह विवाह 1562 ईस्वी में किया गया था। और यह विवाह कहां किया गया था दोस्तों? यह सांबर में किया गया था, जो फुलेरा के निकट जयपुर जिले में स्थित है। यह जो हरकाबाई थी ना, हरकाबाई, इस हरकाबाई को कर्नल जेम्स टोड ने जोधाबाई नाम दिया है भाई। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या नाम दिया है? जोधाबाई। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी राजकुमारी को जोधाबाई नाम दिया? कर्नल जेम्स टोड ने आमेर के शासक भारमल की बेटी हरकाबाई या फिर अकबर की पत्नी हरकाबाई को जोधाबाई नाम दिया है। दोस्तों इतिहास में राजपूताना की एक और राजकुमारी थी जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस राजकुमारी का नाम था, ये जोधपुर की शासक थी। जोधपुर का जो शासक था ना, मोटा राजा उदय सिंह, उसकी बेटी का नाम था जगत गोसाई, या इसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई शासक मानीबाई के नाम से भी जानते हैं। तो यहां और भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजपूताना की वह पहली रियासत कौन सी थी जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की, या सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए? वह रियासत आमेर थी या जयपुर थी? एक सवाल तो ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल कि आमेर की राजपूताना की कौन सी रियासत के राजा ने अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूताना की तरफ से सबसे पहले मुगलों या अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो उस शासक का नाम भारमल था भाई, और ये आमेर का शासक था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यह फर्स्ट शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की, या यह आमेर फर्स्ट रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? ये जो जहांगीर था और शाहजहां था, ये दोनों मुगल बादशाह रहे हैं। अकबर का उत्तराधिकारी बना जहांगीर, जहांगीर का उत्तराधिकारी बना शाहजहां। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये 3 मुगल बादशाह ऐसे थे जिनका विवाह राजपूताना में हुआ था भाई, या राजपूताना की राजकुमारियों के साथ हुआ था।
अकबर का विवाह तो हुआ था हरकाबाई या जोधाबाई के साथ। ये जो जहांगीर है, जहांगीर का विवाह हुआ था दो राजकुमारियों के साथ, एक तो जोधपुर की जोधाबाई के साथ और एक आमेर की मानबाई के साथ। और ये जो शाहजहां था ना, शाहजहां, इस शाहजहां ने आगे चलकर दोस्तों विवाह किया था मारवाड़ में। कहां किया था भाई? मारवाड़ में ही विवाह किया था। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में अकबर, जहांगीर और शाहजहां का विवाह राजपूत राजकुमारियों के साथ हुआ। ये जो बहारमल था ना, बहारमल, इसके एक तो बेटा था भाई जिसका नाम था भगवंत दास। बहारमल के बेटे का तो क्या नाम था? भगवंत दास। और एक बहारमल का पोता था, उसका नाम था मान सिंह कछुआ है। भगवंत दास कछुआ है और मान सिंह कछुआ है। जो बहारमल, जो आमेर के शासक थे, बहारमल का एक तो था बेटा और एक था पोता। इन दोनों को बहारमल ने अकबर की सेवा में भेज दिया था भाई, या अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया था। एक बार ये जानकारी दोबारा देख लीजिए। अकबर की राजनीतिक उपलब्धियों में पहली उपलब्धि थी पानीपत का दूसरा युद्ध, जो 1556 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और दिल्ली के शासक हेमचंद्र या विक्रमादित्य हेमू को पराजित कर दिया जाता है, या उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके साथ ही अकबर का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। भारत में अकबर का दूसरा अभियान मालवा विजय था, या मालवा अभियान था, जो 1562 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मालवा का शासक बाज बहादुर था। यहां अकबर की तरफ से आक्रमण करने वाला सेनापति आदम खान था। आदम खान इस युद्ध में जीत जाता है। विजय के बाद अकबर पीर मुहम्मद को मालवा का गवर्नर, राज्यपाल या प्रशासक नियुक्त कर देता है। जब बाज बहादुर पराजय हो जाता है तो यह अधीनता स्वीकार कर लेता है, जबकि इसकी रानी रूपमती मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। बाज बहादुर को आगे चलकर मुगल दरबार में 2000 का मनसबदार बना दिया जाता है और यह बाज बहादुर आगे चलकर संगीतज्ञ बन जाता है। अकबर का अगला अभियान था आमेर अभियान। आमेर के शासक बहारमल ने खुद चलकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये बहारमल पहला राजपूताना या राजस्थान का ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत भी भाई आमेर ही बनी थी। राजपूताना में कौन सी बनी थी? आमेर। बहारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने जोधाबाई नाम दिया है, इसका विवाह 1562 ईस्वी में सांभर में कर दिया। इस प्रकार यह हरकाबाई पहली राजपूताना की राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगलों के साथ हुआ या फिर अकबर के साथ हुआ। जहांगीर और शाहजहां राजकुमारों का विवाह भी राजपूत राजकुमारियों के साथ हुआ। बहारमल के बेटे भगवंत दास और इसके पोते मान सिंह को बहारमल ने अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया। अब दोस्तों, ये जो हरकाबाई, जोधाबाई, मानीबाई, किसका किसके साथ विवाह हुआ ये देख लीजिए आप। सबसे पहले हरकाबाई, जो आमेर की राजकुमारी थी और बहारमल की बेटी थी, इसका विवाह अकबर के साथ हुआ। ठीक है। अब यहां देखिए आगे, हरकाबाई और अकबर के जो संतान उत्पन्न होती है उसे सलीम के नाम से जाना जाता है और इसी सलीम को आगे चलकर जहांगीर कहा जाता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है। अब हरकाबाई और अकबर के बेटे का नाम था सलीम, यानी जहांगीर। अब सलीम का विवाह राजपूताना में दो राजकुमारियों के साथ हुआ था। इसका पहले विवाह हुआ था मानबाई के साथ, जो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मानीबाई का विवाह सलीम के साथ हुआ। इस सलीम और मानीबाई के जो संतान उत्पन्न हुई इसे खुसरो कहा गया भाई। किस नाम से जाना गया? खुसरो के नाम से जाना गया। बाद में आगे चलकर जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए, यानी खुसरो ने सलीम या जहांगीर का विद्रोह कर दिया, तब खुसरो विद्रोह करके वहां से निकल जाता है, मुगल दरबार से भाग जाता है। उस समय जो सिख गुरु थे ना दोस्तों, अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव ने इस खुसरो की मदद की थी। तो आगे चलकर जहांगीर ने इस अर्जुन देव को फांसी दे दी भाई। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो को मदद क्यों दी, इस बात पर मतलब नाराज हो गया कौन? जहांगीर। और इस प्रकार जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। तो सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था? उसका नाम था अर्जुन देव। और फांसी पर क्यों लटका दिया था भाई? क्योंकि इसने
मुगलों में जो विद्रोह किया था खुसरो, जो सलीम और मानबाई का बेटा था, उसको संरक्षण दे दिया था। इधर देखिए, यहां मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी का नाम था जोधाबाई, जो आगे चलकर जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस जोधाबाई का विवाह भी जहांगीर के साथ हुआ, अर्थात जहांगीर या सलीम का दो राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ था। एक तो आमेर के शासक भगवंत दास की बेटी मानीबाई थी, इससे जो संतान हुई उसका नाम तो था खुसरो। एक मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई के साथ हुआ था, जिसे इतिहास में जगत गुसाई भी कहते हैं। इस जहांगीर और जोधाबाई से जो संतान उत्पन्न हुई उसे खुर्रम के नाम से जाना गया भाई, और खुर्रम को आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्धि मिली। या हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, वैसे ही जैसे जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलकर ये जो खुसरो था ना, खुसरो को तो मार दिया जाता है, और ये जो शाहजहां था ना, ये जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये मुगल और राजपूतों के जो वैवाहिक संबंध थे वो आपके समझ में आया है दोस्तों। ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। अब दोस्तों मेड़ता विजय को देखिए आप। मेड़ता राजस्थान की नागौर रियासत में पड़ता है भाई, और मेड़ता पर अकबर ने विजय अभियान चलाया था 1562 ईस्वी में। अकबर ने मेड़ता में विजय अभियान किस वर्ष चलाया था? 1562 ईस्वी में। अकबर के राजा का नाम, यहां मेड़ता के शासक का नाम था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़, और जयमल राठौड़ को पराजित करने के लिए सफरुद्दीन नामक व्यक्ति को अकबर ने भेजा भाई, या अकबर ने नियुक्त किया, युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा। ऐसा बताया जाता है कि मेड़ता अभियान के दौरान सफरुद्दीन युद्ध जीत जाता है, यानी यहां भी मुगलों की विजय होती है या अकबर की जीत होती है। जयमल राठौड़ पराजित हो जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि यह जयमल राठौड़ छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लेता है भाई, छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। मेड़ता विजय के बाद अकबर ने मारवाड़ अभियान प्रारंभ किया भाई। मारवाड़ भी राजपूताना की ही एक रियासत थी। राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत का दर्जा प्राप्त है भाई मारवाड़ रियासत को, जिसमें आज जोधपुर संभाग का आसपास का क्षेत्र शामिल है, या जोधपुर के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है इसमें। मारवाड़ में अकबर के जो समकालीन राजा था उसका नाम था भाई रावचंद्र सेन, या अकबर का जो विरोधी राजा था उसका क्या नाम था? रावचंद्र सेन। 1564 ईस्वी में अकबर ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया भाई, या मारवाड़ पर फतेह हासिल कर ली। इस समय अकबर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उसका नाम था हुसैन कुली बेग। हुसैन कुली बेग। मारवाड़ में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है या जोधपुर का किला है, उस पर 1564 ईस्वी में हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में अकबर का अधिकार स्थापित हो जाता है। और यहाँ के जो शासक थे ना रावचंद्र सेन, वो दोस्तों यहां से भाग जाते हैं और उनको भादरा जून में शरण लेनी पड़ी भाई। भादरा जून का प्राचीन नाम सुभद्रा जून था, और वर्तमान समय में ये भादरा जून स्थान राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, यानी दोबारा बता देता हूं मारवाड़ की कहानी। मारवाड़ अभियान अकबर ने 1564 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह अभियान हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में किया गया। हुसैन कुली बेग को यहां सफलता मिली, इसने मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, अर्थात मारवाड़ रियासत पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा थे रावचंद्र सेन, वो यहां से भादरा जून चले जाते हैं या भादरा जून में शरण लेते हैं। भादरा जून का प्राचीन नाम सुभद्रा जून था, और यह स्थान वर्तमान समय में राजस्थान के जालोर जिले में है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में या राजपूतों में रावचंद्र सेन पहला राजा था जिसने अकबर का विरोध प्रारंभ किया। बहुत ही गजब का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, कि राजपूताना का वह पहला शासक कौन था जिसने सबसे पहले अकबर का विरोध किया था। उस शासक का नाम था भाई रावचंद्र सेन, और ये मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा मालदेव के बेटे थे भाई। और ये जो महाराणा प्रताप है, ये राजपूताना के ऐसे राजा रहे हैं, आपको बता दूं, महाराणा प्रताप मेवाड़ रियासत के राजा थे, चित्तौड़गढ़ रियासत के शासक थे।
महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा समय तक मुगलों का प्रतिरोध झेलने वाले राजा रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने 25 साल तक मुगलों का विद्रोह किया है या मुगलों का विरोध किया है। मुख्य रूप से इन्होंने अकबर का विरोध किया है भाई। तो दो सवाल यहां पूछे जा सकते हैं कि मुगलों का या अकबर का सबसे पहले विरोध करने वाला राजा कौन था? मारवाड़ का राजा रावचंद्र सेन था। इस रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है या प्रताप का अग्रगामी राजा भी कहा जाता है या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? और महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर का सबसे ज्यादा समय तक विरोध किया या अकबर के साथ सबसे ज्यादा समय तक संघर्ष किया। कितने साल भाई? लगभग 25 साल तक संघर्ष किया था महाराणा प्रताप ने। अब देखिए दोस्तों अकबर का नागौर दरबार। अकबर ने दोस्तों नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1570 ईस्वी में। अकबर ने क्या किया? जब अकबर को राजस्थान में मेड़ता की विजय मिल गई, मारवाड़ यानी जोधपुर पर अधिकार कर लिया इसने। इसके अलावा इसने मतलब आमेर रियासत पर अपना अधिकार कर लिया या आमेर के साथ और मारवाड़ के साथ तो इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। तब अकबर के दिमाग में दोस्तों एक उपज आई या एक सूझ आई कि क्यों ना मैं खुद ही मारवाड़ चला जाऊं या राजपूताना में चला जाऊं और वहां जाकर एक सभा या एक सम्मेलन का आयोजन कर लेता हूं और वहां सभी राजपूत राजाओं को न्योता भेज देता हूं कि आप सब आइए मेरे दरबार में और आप आकर मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। अकबर ने यह जानकारी स्पष्ट रूप से तो दी नहीं, यह अकबर का अप्रत्यक्ष उद्देश्य माना जाता है। तो अकबर ने जब 1570 ईस्वी से पहले मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद मारवाड़ रियासत के नागौर में नागौर दरबार का आयोजन किया है। यहां पर नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार के दो उद्देश्य बताए जाते हैं। एक तो राजपूताना में अकाल राहत कार्यों के ऊपर चर्चा करना या विश्लेषण करना, इसके लिए धन एकत्रित करना या फिर विकास कार्य करना। तो अकाल राहत कार्यों की सहायता के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकजुट करना चाहता था। कौन भाई? अकबर। इसलिए अकबर ने नागौर दरबार लगाया 1570 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार तो ऐसे मानते हैं। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि नागौर दरबार लगाने का अकबर का जो प्रमुख उद्देश्य था वह सभी राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना था भाई। और वास्तविक बात यही थी कि अकबर इस दरबार के माध्यम से सभी राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, अपनी दास्ता में लेना चाहता था या अपना गुलाम बनाना चाहता था। इस रियासत में दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो इसके भाई थे ना दोस्तों रावचंद्र सेन ने अपने जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह हमेशा अकबर का विरोधी रहा भाई। जब अकबर की अधीनता रावचंद्र सेन ने स्वीकार नहीं की तो इसी के भाई मोटा राजा उदय सिंह ने इस उचित समय का फायदा उठाया और अच्छा व्यवस्था या अच्छा समय देकर इसने अकबर के साथ मुलाकात कर लिया, अकबर के साथ चर्चा विषय कर लिया और इसने कहा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूंगा। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राजा कौन बना भाई? मोटा राजा उदय सिंह। जब मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली नागौर दरबार में तो अकबर मोटा राजा उदय सिंह से खुश हो गया और इसको जोधपुर का राजा मान लिया। लेकिन दोस्तों अकबर और रावचंद्र सेन की शत्रुता अभी कम नहीं हुई है। यह शत्रुता कैसे खत्म होती है हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। इससे पहले कल्याणमल और हरराय की जानकारी भी और देख लेते हैं। ये कल्याणमल राठौड़ बीकानेर के राजा थे भाई। कल्याणमल राठौड़ कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। तो बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ ने भी इसी नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी नागौर दरबार में जैसलमेर के शासक, आपको बता दूं जैसलमेर में बाठी राजवंश का शासन था, यदु राजवंश का शासन था। जैसलमेर के शासक हर्राय बाठी, हर्राज नहीं है ये, हर्राय बाठी ने भी 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है
कि अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन क्यों करवाया भाई? सभी राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए और अकाल राहत कार्य के ऊपर बातचीत करने के लिए अकबर ने इस दरबार का आयोजन करवाया। नागौर दरबार में राजपूताना के कौन कौन से राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली भाई? मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह ने, बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ ने और जैसलमेर के राजा हरराय भाटी ने यहां अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन दोस्तों अकबर की अधीनता रावचंद्र सेन ने स्वीकार नहीं की। हालांकि ऐसे बताया जाता है कि ये जो रावचंद्र सेन थे ये मालदेव के बेटे थे। मालदेव ने पहले रावचंद्र सेन को ही राजा माना था, मोटा राजा उदय सिंह को इन्होंने राजा नहीं बनाया था। तो रावचंद्र सेन ऐसा बताया जाता है कि ये नागौर दरबार में गया था। अकबर के जो नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में, उसमें इसने भाग लिया था रावचंद्र सेन ने। लेकिन उसने वहां देखा कि उसके भाई मोटा राजा उदय सिंह का प्रभाव ज्यादा था वहां पर अकबर के दरबार में। तो रावचंद्र सेन को यह लगा कि यहां अपने साथ विश्वासघात हो सकता है। तो रावचंद्र सेन ने क्या किया, नागौर दरबार को छोड़ दिया और वहां से ये भाग गए। बाद में 1572 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है कि मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का राजा मानने से पहले 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर बनाया भाई, जोधपुर का प्रशासक बनाया या जोधपुर का राज्यपाल बनाया। तो इस प्रकार जब बीकानेर के शासक राय सिंह को 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर का गवर्नर बना दिया या जोधपुर का प्रशासक बना दिया, तो इसको अधीन तो कर लिया अब बीकानेर के राजा राय सिंह ने, यानी वास्तविक अधिकार तो था अकबर का। अकबर के निर्देश थे राय सिंह के पास में कि आप जोधपुर पर अधिकार कीजिए, तो इसने जोधपुर पर अधिकार कर लिए भाई। यहां से सवाल पूछा जाता है कि जोधपुर का गवर्नर अकबर ने बीकानेर के किस राजा को बनाया था? बीकानेर के राजा राय सिंह राठौड़ को बनाया था। और कब बनाया था? 1572 ईस्वी में। अकबर ने राय सिंह को निर्देश भी दिया कि आप रावचंद्र सेन को पकड़े और मेरी अधीनता स्वीकार करवाए। तो रावचंद्र सेन का पीछा किया भाई राय सिंह ने बाद में। लेकिन जो रावचंद्र सेन है वो यहां से भादरा जून चले गए, जालोर चले गए, यहां से ये सोजत चले जाते हैं। सोजत स्थान तो जानते हो ना कहां है? सोजत स्थान राजस्थान के पाली जिले में है और ये मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मेहंदी राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान सोजत पाली का है, यानी सबसे ज्यादा मेहंदी का उत्पादन सोजत पाली में होता है। तो भादरा जून के बाद रावचंद्र सेन सोजत चले जाते हैं और पाली जिले में ही एक स्थान है, उसका नाम है सीचियाई। पाली जिले में सीचियाई की पहाड़ियों में 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है या रावचंद्र सेन की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और रावचंद्र सेन का जो स्मारक है, जो इनकी छतरी है, वह भी पाली जिले के सीचियाई स्थान पर ही है। इसलिए कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछ ले जाते हैं कि रावचंद्र सेन की मृत्यु कहां हुई? 1581 ईस्वी में सीचियाई पाली स्थान पर। रावचंद्र सेन की छतरी कहां पर है? सीचियाई पाली में। रावचंद्र सेन का स्मारक भी कहां है? सीचियाई पाली स्थान पर है। यानी दोबारा दोस्तों यदि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो मेन इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध कब किया? 1556 ईस्वी में हेमू को पराजित किया। अकबर ने मालवा अभियान कब चलाया भाई? 1561 ईस्वी में बाज बहादुर को पराजित कर दिया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती थी जिसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर दी। मालवा अभियान के दौरान अकबर का सेनापति आदम खान था और मालवा का गवर्नर पीर मोहम्मद को बनाया गया। आमेर पहली राजपूताना की रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और यहाँ का राजा भारमल था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। हरकाबाई को इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जाना गया और जोधाबाई नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था भाई। ठीक है। अकबर ये जो भगवनदास और मानसिंह है ये भारमल के बेटे और पोते थे जिनको अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया था। हरकाबाई और अकबर का विवाह हो चुका था, इनसे सलीम पैदा हुआ। सलीम का विवाह मारवाड़ में जोधाबाई के साथ हुआ और आमेर या जयपुर में मानबाई के साथ हुआ। अकबर का मेड़ता विजय अभियान 1562 ईस्वी में हुआ। यहाँ हारने वाला शासक जयमल राठौड़ था और सफरुद्दीन
मतलब यहाँ का युद्ध का नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। मारवाड़ अभियान इसने 1564 ईस्वी में हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में शुरू किया। यहाँ दोस्तों अकबर ने राव चंद्रसेन को मात दी। राव चंद्रसेन पहला राजा था जिसने अकबर का विरोध किया। अकबर का सबसे ज्यादा समय तक संघर्ष या विरोध करने वाले राजा मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में हुआ। इसमें मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के थे, इन्होंने अधीनता स्वीकार की। बीकानेर के कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर के हरराय बाठी ने अधीनता स्वीकार की। राव चंद्रसेन ने इसमें हिस्सेदारी ली, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर को जोधपुर का गवर्नर बना दिया गया। जब राय सिंह ने राव चंद्रसेन का पीछा किया तो राव चंद्रसेन भादराजून चले गए। भादराजून से सोजत पाली चले गए और पाली जिले में सिंचाई की पहाड़ियों में 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, जहां इनकी छतरी है और स्मारक बना हुआ है। सोजत स्थान राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी या मेरे द्वारा